हेलो, वेलकम टू घर से यूपीएससी। बेसिकली आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या होती है, राइट। और पीवाईक्यू कैसे सॉल्व करें, राइट। तो आपको मतलब जितने भी टॉपर्स की वीडियो अगर आप देखोगे या फिर किसी से भी अगर जिसने प्रीलिम्स क्लियर किया है या फिर जिसने मेंस दिया है या फिर कोई भी हो, राइट। अगर मोस्टली लोगों से आप बात करोगे सबका एक ही फोकस होता है कि अपना जो मेन सोर्स है उसको पीवाईक्यू रखो, राइट। पीवाईक्यू आपको कर रहे हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता होता कि पीवाईक्यू सॉल्व कैसे कर रहे हैं। लोग कहते हैं एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच डेवलप करो। मैंने भी बहुत सी वीडियोस में अपने बोला है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच डेवलप करो, राइट। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो कैसे करना है। मैं मोस्टली कहता हूँ कि नॉलेज का यूज़ मत करो, राइट। आप अपने किसी ऐसे क्वेश्चंस को देखो कि जो कि आपने पढ़े नहीं हुए हैं, राइट। और उस पढ़े हुए क्वेश्चन को अपने मन में एक ऐसा लॉजिक डेवलप करो या फिर अपने मन में ऐसे करो कि आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए, राइट। तो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होनी चाहिए कि जो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं उन 4 ऑप्शंस में करेक्ट कौन सा है उसको कैसे निकालें, राइट। तो उन चीज़ों के बारे में आज थोड़ा बात करेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या होती है, ठीक है। और देखो आज के जो मैं पेपर डिस्कस करूँगा वो अब तक का मैं ये बोलूँगा कि ग्रेटेस्ट पेपर है जो अब तक यूपीएससी ने बनाया है, राइट। ग्रेटेस्ट पेपर जो अब तक यूपीएससी ने बनाया। और उसमें मोस्टली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें जो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होती है ना, ये इसकी प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी अगर आपने इस पेपर को कर लिया। ये पेपर है 2011 का यूपीएससी का, राइट। अगर इसको आपने जिस ढंग से मैं बता रहा हूँ इस ढंग से अगर आपने कर लिया और अगर आपने 2018 से 2018 के आप 2017 मान लो, 2017 से मोस्टली ऐसा ही चेंज हुआ था पैटर्न वाला, 2017 से लेके 2023 के कर लिए, राइट। ये जो आपके 7 साल के पेपर हैं, राइट। और अगर आपने शुरुआत के 2011 और 12, राइट, और 13 भी कर लिया, ये 3 साल के पेपर मतलब अल्टीमेट आपके ये 10 साल के पेपर अगर आपने यही कर लिए ना, सिर्फ ये 10 जो मैंने बताएं, इससे भी आपका इतना अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हो जाएगा ना कि आपके पास कोई भी मैं क्वेश्चन दे दूँ या फिर यूपीएससी कोई भी क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से फ्रेम कर दे, आपको उसका आंसर निकालने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। मतलब अगर आपका मतलब रेशियो बढ़ जाएंगे, जैसे अगर आपके अभी 50-50 सही कर रहे हो तो आपके उससे लगभग 75 टू 100 हो जाएंगे, 75-25 हो जाएंगे। 25 आपके गलत होंगे, 75 आपके सही होंगे, राइट। तो उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये पेपर है 2011 का, ठीक है। तो इस पर मोस्टली देखो, अब इस पेपर को सॉल्व करने के पहले मैं कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ। जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें हम, ठीक है, तो उस पर नॉलेज का कोई यूज़ नहीं करेंगे हम अपनी, कि नॉलेज हमने क्या उस टॉपिक को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, वो हमें आता है कि नहीं आता है, राइट। उन सब चीज़ों को एक साइड रख के सोचना है, ठीक है। बस ये देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, स्टेटमेंट्स क्या क्या दी गई हैं और उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ओके। तो बढ़ते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है ये कि इन द यूनियन बजट 2011 अ फुल एग्जम्पशन फ्रॉम द बेसिक कस्टम ड्यूटी वाज एक्सटेंडेड टू द बायो एसफॉल्ट, ठीक है। बायो एसफॉल्ट के बारे में बात किया। व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस मटेरियल, इंपॉर्टेंस के बारे में पूछा है। पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट कर रहा है अनलाइक ट्रेडिशनल एसफॉल्ट बायो एसफॉल्ट इज़ नॉट बेस्ड ऑन फॉसिल फ्यूल्स। दूसरा कैन बी मेड फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तीसरा कह रहा है कैन बी मेड फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल। इट इज़ इको फ्रेंडली टू यूज़ बायो एसफॉल्ट फॉर द सर्फेसिंग ऑफ द रोड, ठीक है। नीचे की चीज़ें छोड़ दो, ठीक है, ऊपर की चीज़ों में बस ध्यान देना अभी। अब देखो यहाँ पे बायो एसफॉल्ट, इस नाम में 2 चीज़ें आ रही हैं, एक है बायो और दूसरा है एसफॉल्ट, ठीक है। अब एसफॉल्ट के बारे में मतलब अगर जिन लोगों को नहीं पता, थोड़ा तो पता मतलब हिंदी में पढ़ लेना। बाकी एसफॉल्ट का मतलब देखो वही होता है जिससे रोड बनती है, लाइक अलकतरा बोलते हैं बहुत जगह, ठीक है। तो ये होता है और वो कह रहे हैं कि बायो बेस्ड होगा, ठीक है। अब पहली स्टेटमेंट कह रहा है अनलाइक ट्रेडिशनल एसफॉल्ट, पहला जो था उसको छोड़ के बायो एसफॉल्ट इज़ नॉट बेस्ड ऑन फॉसिल फ्यूल्स। तो बायो नाम में है तो ज़रूरी सी बात है कि फॉसिल फ्यूल बेस्ड तो नहीं होगा, नई चीज़ आ रही है, राइट। दूसरी चीज़ बायो एसफॉल्ट कैन बी मेड फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, यार नॉन रिन्यूएबल सोर्स में तो फॉसिल फ्यूल आते हैं ना, और ये कह रहा है बायो एसफॉल्ट है, बायो एसफॉल्ट तो रिन्यूएबल एनर्जी से बनेगा, राइट। सिंपल सी चीज़ है। तो दूसरी स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गई। बायो एसफॉल्ट कैन बी, अब तीसरी स्टेटमेंट बायो एसफॉल्ट कैन बी मेड फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल, हाँ ठीक है चलो मान लिया। चौथी कह रहा है इट इज़ इको फ्रेंडली टू यूज़ द बायो एसफॉल्ट फॉर द सर्फेसिंग ऑफ द रोड, हाँ बायो नाम में ही है एसफॉल्ट में तो हो सकता है। और ये भी बोल रहा है कि फॉसिल फ्यूल बेस्ड नहीं होती है तो इको फ्रेंडली, हाँ हो सकता है बिल्कुल, राइट। तो पहली तीसरी और ये चौथी, ये 3 स्टेटमेंट एक जैसी है, राइट। और बस एक 20 वाली जो दूसरी स्टेटमेंट है यही आपकी जो है वो अलग है इन तीनों में। ये तीनों चीज़ें आपकी इंटर रिलेट कर रही हैं कि ये कह रहा है कि फॉसिल फ्यूल बेस्ड पे नहीं है, ये कह रहा है ऑर्गेनिक मटेरियल है, हाँ इको फ्रेंडली है। ये तीनों चीज़ें एक जैसी हैं। ये कह रहा है कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स से बनती है। अगर नॉन रिन्यूएबल सोर्स से बनती तो फिर वो फॉसिल फ्यूल बेस्ड होती है, तो पहली स्टेटमेंट तो फिर होती नहीं, राइट। तो इस हिसाब से क्या है आपका 2 सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 1 3 4 इसमें ऐसे आ जाएगा। और मान लो अगर यहाँ पे ओनली पेयर वाला क्वेश्चन होता, अब मान लो ऐसे अगर आपको 2024 का अटेम्प्ट देना हो तो उसमें मोस्टली क्वेश्चन 2 तरीके से आएंगे पेयर, जहाँ तक मेरा है। एक तो ओनली पेयर वाला आ जाएगा कि ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, जैसे 23 में आए थे। या तो फिर वो ऐसे दे देंगे कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और यहाँ पे लिख देंगे 0 तो नहीं लिखेंगे, 1
2, 3 और 4, ये ऐसे लिखा जाएगा नंबरिंग, जैसा भी इन्होंने CDS में दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर वो ऐसा कर देते हैं तो उसमें फिर क्या आपका सीधे सीधे 3 आ गया, राइट। तो ऐसे करके भी आपको सॉल्व करना है कि अगर ऑप्शंस चेंज हो जाए क्या नाम एग्जाम्स में, तो उसकी इस चीज़ को चेंज होने की वजह से आप इस चीज़ों में गलत मत करना, क्योंकि ये चीज़ आपकी वैसे ही फ्रेम होगी, राइट। स्टेटमेंट जो ऐसे वो फ्रेम करते हैं। चलो अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द अबव इमिशंस आर फ्रॉम कोल कंबस्शन प्लांट्स एट थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट से कौन कौन से इमिशंस हो सकते हैं? ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अपने को पता है कि हाँ होगा ही थोड़ा बहुत। ऑक्सीडाइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी हाँ हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है। देखो अगर 0.1% भी हुआ ना तो उनकी स्टेटमेंट ही गलत होगी, 0.1 क्या 0.001 भी हो गया। तो अब ये नहीं लिखा कि किस क्वांटिटी में हो रहा है, यहाँ पे बस लिखा है कि इमिशंस हो रहे हैं थर्मल पावर प्लांट से। अब थोड़ा सा भी अगर हो गया पॉइंट कुछ भी आ गया रेशियो में, तो और जनरली सी बात ये सारी चीज़ें होती हैं, राइट। तो सिंपल सी ऐसे क्वेश्चन में 1, 2, 3 सारी चीज़ें हैं जो ऐसे, जहाँ पे अगर आपको कोई रिजिड स्टेट में कोई ऐसी चीज़ नहीं दिख रही जिसको आप श्योर शॉर्टली काट सको तो उसको सही मानो, ठीक है। अब तीसरी पे आ जाते हैं। अब देखो मैंने इसमें अपनी नॉलेज नहीं लगाई कि कोल कंबस्टन पावर प्लांट में क्या क्या, मुझे पता नहीं कौन कौन सी गैस निकलती है, बस एक नॉर्मल सा ये लगाया है कि ये तीनों पोल्यूटेंट है और तीनों निकल सकती हैं भाई, और लिखा है कि इमिशन से थर्मल पावर प्लांट से, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो ऊपर वाले बायो असफॉल्ट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, लेकिन स्टेटमेंट बेट से आंसर निकाला है, ठीक है। अब ये देखो, द सैटेलाइट फॉर टेली कम्युनिकेशन आर रियली केप्ट इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। द सैटेलाइट इज सेड टू बी इन सच एन ऑर्बिट व्हेन the orbit geosynchronous, the orbit is circular, the orbit is light in the plane of the equator, the orbit is an altitude of 22236 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे एक नंबर दे रखा है। अब अपने को ये पता है कि बाकी चीज़ें, चलो मुझे नहीं पता जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होती है कि नहीं होती है, ठीक है, वो सारी चीज़ छोड़ दी, लेकिन यहाँ पे एक नंबर दे रखा। अब नंबर मुझे जनरली पता है कि नंबर दे रखा, नंबर में गलती हो सकती है, फैक्चुअल हो सकता है भाई, सीधी बात है। तो नंबर सीधे सीधे काट देंगे अपन, सीधे सीधे हो गया। और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट यहाँ पे दे रखा है, राइट। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट ही जियो सिंक्रोनस में होती है क्योंकि वो अर्थ के रोटेशन के हिसाब से घूमती रहती है, राइट, कि पर्टिकुलर एक पॉइंट पे। जैसे इसके लॉजिकल बेस में अगर आप देखो, जैसे वो होता है ना आपके छत पे एक डिश टीवी का एंटीना लगा हुआ, तो उसको बार बार घुमाते थोड़ी ना हो, क्योंकि अर्थ खुद रोटेट कर रही है, राइट। और जो वो सैटेलाइट होती है वो भी स्टेशनरी में है, तो वो ऑर्बिट भी जियो सिंक्रोनस हुई क्योंकि वो जो आपकी वो सिंक कर रही है ना वो अर्थ की रोटेशन के हिसाब से, ठीक है। अर्थ का सर्कुलर होता है, और हाँ ठीक है सर्कुलर हो सकता है, अर्थ की तरफ घूम रही है तो सर्कुलर ही होगा। द ऑर्बिट लाइज इन द प्लेन ऑफ द अर्थ इक्वेटर, तो हाँ उसके चारों तरफ ही घूमती रहती है तो इक्वेटर लाई कर सकता है, ठीक है। 3 चीज़ें हो सकती हैं, राइट। तो सीधे सीधे क्या आ गया, 1, 2, 3 आपका इसमें आ गया, क्योंकि फैक्चुअल चीज़ें जहाँ पे ऐसे आ गई वो गलत देती है यूपीएससी, तो इसको मैंने मान लिया। अब मुझे पता नहीं है कि एक्चुअल में हो कि नहीं हो, ठीक है, लेकिन ये चीज़ अपने को पता है कि अगर फैक्ट है तो मोस्टली क्वेश्चन में वो गलत होते हैं। अब 4 पे आ जाते हैं। इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस अ परसिस्टेंट हाई इन्फ्लेशन इन द रिसेंट पास्ट, व्हाट कुड बी द रीज़न, ठीक है। ड्यू टू द ग्रेजुअल स्विच ओवर द कल्टिवेशन ऑफ commercial crops, area under the cultivation of food crop has steadily decreased about last year by the 30%. अब यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है steadily decreased। अब ये देखो कॉमर्शियल क्रॉप की वजह से आपको लगता है कि फूड ग्रेन्स की क्या नाम है वो कम होगी, ये तो नहीं होता ना, क्योंकि फूड ग्रेन्स पर ज़्यादा अगर फूड ग्रेन्स की कमी होने लगेगी फिर तो फूड स्कैरिटी हो जाएगी, राइट। तो उसकी वजह से तो फिर नहीं होगा, राइट। तो कमर्शियल क्रॉप का ये तो सीधी सीधी बात, जहाँ पे स्टीडली इंक्रीज स्टीडली डिक्रीज ऐसी चीज़ें दी हुई हैं, तो सिंपल सी बात है मोस्टली अगर आप उसको आपको श्योर शॉर्ट नहीं पता कि वो सही है तो फिर वो गलत ही होती है मोस्टली। फिर देखो एज अ कंसिक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग इनकम द कंज्यूमर पैट ऑफ द पीपल हैव अंडरगोन सिग्निफिकेंट चेंज, तो हाँ ये ठीक है, अगर लोगों की इनकम बढ़ेगी लोग क्वालिटी फूड कंज्यूम करना चाहेंगे, राइट। सिंपल सी बात है, कंजम्पशन पैटर्न भी चेंज होगा। पहले आप लोकल अभिदास ले रहे थे, इनकम बढ़ गई, आप एडिडास ले रहे हो आप, राइट। तो कंजम्पशन पैटर्न चेंज हुआ। द फूड सप्लाई चेन हैज़ स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट, तो हाँ हो सकता है स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट हो सकते हैं भाई, क्यों नहीं हो सकते हैं। तो दूसरी और तीसरी में जनरल स्टेटमेंट है, कोई ऐसी रिजिडिटी कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, राइट। तो क्या आ गए सीधे 2 और 3, जब ऐसे नहीं होता तो इसमें ओनली 2 पेयर आप कर देते, सिंपल सी चीज़, राइट। तो ये देखो अब इस क्वेश्चन में अपने को पता नहीं था, ये चीज़ आप कहीं पढ़ा नहीं है कि हाई फूड इन्फ्लेशन होगी, उसके इम्पैक्ट क्या होंगे, क्या रीजंस हो सकते हैं, बट आई थिंक स्टेटमेंट्स को पढ़ के इसके आंसर आ जाएंगे डायरेक्ट आपके, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन जब आप सॉल्व करना है तो इसमें ये नहीं देखना कि क्या पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, सिर्फ स्टेटमेंट बेस पे सॉल्व करो। अब देखो जैसे ये है, एट प्रेजेंट साइंटिस्ट कैन डिटरमाइन द अरेंजमेंट ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ GNAD सीक्वेंस ऑन अ क्रोमोसोम्स, हाउ डज दिस नॉलेज बेनिफिट अस, ठीक है। चलो इट पॉसिबल टू नो द पेडिग्री ऑफ अ लाइफ टाइप, हाँ ठीक है हो सकता है पॉसिबल। इट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द कॉजेज ऑफ ऑल ह्यूमन डिजीज़, यार ये तो थोड़ा एक्सट्रीम हो गया स्टेटमेंट यहाँ पे कि ऑल ह्यूमन डिजीज़, अगर एक भी डिजीज़ नहीं हुई मान लो नहीं पता लगा तो। फिर लिखा इट इज़ पॉसिबल टू डेवलप रेजिस्टेंट एनिमल ब्रीड्स, तो हाँ ये हो सकता है कि DNA सीक्वेंस आपको पता है तो उससे आप चेंज कर सकते हो उसकी डिजीज़ को, क्या नाम है, अगर आपने कर दिया तो वो किसी पर्टिकुलर
जैसे बीटी कॉटन है, सुना है हमने, जीएम मस्टर्ड है, तो उससे क्या कर रहे हैं हम, वही बना रहे हैं राइट, प्लांट्स की ब्रीड्स बना रहे हैं, तो एनिमल की ब्रीड्स भी बना सकते हैं। तो लेकिन दूसरी वाली बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, तो दूसरी वाली सीधे सीधे कट कर देंगे 1 and 3, वैसे ओनली 2 पेयर हो जाता। फिर देखो, इन टर्म्स ऑफ इकनॉमी द विजिट ऑफ फॉरेन नेशनल टू विटनेस द कॉमनवेल्थ गेम्स इन इंडिया अमाउंटेड टू। अब ये ऐसी चीज़ तो कहीं नहीं मिलेगी, ये तो आपके नॉलेज बेस पे है राइट, कि अगर आपने पढ़ा है। बाकी आप ऑप्शंस के हिसाब से देखते हैं। फॉरेन नेशनल्स जो हैं हमारे कंट्री में आ रहे हैं, ठीक है, चलो मान लिया। अब वो आ रहे हैं तो हमारे यहाँ वो बेसिकली खर्चा करेंगे, रहेंगे राइट, उसके बाद काफ़ी चीज़ें यहाँ से लेंगे, ख़रीदेंगे, ले जाएंगे। अब उसकी वजह से इंपोर्ट हमारा बढ़ेगा, इंपोर्ट तो नहीं बढ़ेगा, वो लोग आ रहे हैं, वो खुद यहाँ पे खर्चा कर रहे हैं, हमारी करेंसी की डिमांड बढ़ा रहे हैं, तो इंपोर्ट तो नहीं बढ़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ आ गई प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ये तो नहीं कह सकते हम श्योर शॉट की द विजिट ऑफ द फॉरेन नेशनल की वो आए हैं वेल्थ के लिए, तो उसके लिए अमाउंटेड टू प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन की यार तो कह नहीं सकते कि प्रोडक्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, सिंपल सी चीज़ है। कंजम्पशन तो चलो ठीक है, मान लेते हैं कि कंजम्पशन पे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, कि एक अपना ये मिला अपने को कि कंजम्पशन की हो सके, बाहर से काफ़ी लोग आए हैं तो कंजम्पशन बढ़ सकता है। और यहाँ पे एक चीज़ लिखी है एक्सपोर्ट अपना बढ़ सकता है, हाँ बिल्कुल, वो लोग आए हैं इंडिया में, तो इंडिया में आए हैं तो सामान वामान खरीदेंगे, क्या पता ले भी जाएँ राइट। और कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे आए हैं उनको पसंद है, या फिर कुछ चीज़ें उनको ऐसी लग रही है कि जो बाहर के लिए हमारी एडवर्टीजमेंट भी एक तरीके से हो रही है बाहर की कंट्रीज़ में, तो उससे हमारा एक्सपोर्ट तो बढ़ सकता है। तो इन सारी चीज़ों में सबसे श्योर शॉट क्या चीज़ है, एक्सपोर्ट। जो आपको लग रहा है कि श्योर शॉट ये तो है, एक्सपोर्ट तो बढ़ ही सकता है राइट। तो सिंपल से आ गया आंसर, एक्सपोर्ट, बिना मतलब उतना कुछ सोचा। अगर आपको नहीं पता है तो भी आप इस पर नॉर्मली ऐसे कर सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन, माइक्रोबियल फ्यूल सेल आर कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी। अब भूल जाओ कि अब माइक्रोबियल फ्यूल सेल आपने कभी पढ़ा है, क्या होता है क्या नहीं होता है, सब कुछ छोड़ो, सिर्फ स्टेटमेंट पे ध्यान दो। दे यूज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ कैटलिस्ट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सर्टेन सबस्ट्रेटा। तो माइक्रोबियल फ्यूल सेल लिखा है, तो माइक्रोबियल तो हो सकता है माइक्रोम, ठीक है, कुछ छोटी मोटी चीज़ें, माइक्रोबियल 2 वर्ड से मिलकर बना और उससे फ्यूल बना रहा है राइट। तो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का कुछ नाम से लग रहा है पता। और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्लियर है, सस्टेनेबल एनर्जी, ठीक है, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, पहला थोड़ा मान लेते हैं कि सही है उसके हिसाब से। दे यूज़ वेराइटी ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल एज अ सबस्ट्रेटा। अब यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है इनऑर्गेनिक, अब इनऑर्गेनिक दिया हुआ है और यहाँ पे बात कर रहे हैं सस्टेनेबल एनर्जी राइट। अगर कोई चीज़ इनऑर्गेनिक है तो फिर वो सस्टेनेबल कैसे होगी। और दूसरी यहाँ पे माइक्रोबियल फ्यूल सेल की बात कर रहे हैं और यहाँ पे कह रहे हैं इनऑर्गेनिक, तो इनऑर्गेनिक से थोड़ा डाउट लग रहा है इस स्टेटमेंट पे। और यहाँ तीसरी स्टेटमेंट, दे कैन बी इंस्टॉल्ड इन अ वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स फॉर रिड्यूस क्लीन वाटर एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो हाँ ये ठीक है, ये तो एक नॉर्मल सी जनरल स्टेटमेंट है, कोई रिजिडिटी नहीं है इसमें, कोई ऐसा फैक्ट नहीं दिया है, कुछ गलत नहीं लग रहा है इसमें। एक यहाँ पे एक वर्ड है इनऑर्गेनिक, अगर यहाँ ऑर्गेनिक होता तब तो ठीक है मैं मान लेता, यहाँ पे लिखा इनऑर्गेनिक तो उसकी वजह से थोड़ा डाउट है। और पहली स्टेटमेंट भी यहाँ पे पहली ठीक लग रही है, तो पहली और तीसरी इसमें आ जाएगी डायरेक्ट आंसर आपका राइट। क्योंकि ये चीज़ क्या है ना, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ते टाइम ना, क्योंकि वहाँ पे मान लो माइक्रोबियल फ्यूल सेल आपने नहीं पढ़ा, या कोई और टॉपिक होता आपने इसको पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पे उस प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ आपको इस पर ध्यान देना। कुछ लोग होंगे इसको ऑर्गेनिक ही पढ़ लेते हैं, उनको यही नहीं समझ में आता कि इनऑर्गेनिक क्या होता है। तो इस चीज़ को प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको एग्जाम में डेवलप करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे कि हर एक वर्ड को आप ध्यान से पढ़ो, उसको समझो कि उसका मतलब क्या है। इनऑर्गेनिक दिया है तो उसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये छोटा सा इन आपका मिस हो गया ना तो सीधे सीधे आपका 1 2 3 आप मार्क कर दोगे इस पर फिर राइट। तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड इसके लिए ज़रूरी है, होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, कि बिना अपनी नॉलेज को उतना डाले स्टेटमेंट्स के हिसाब से चीज़ों को देख करके ऐसे आंसर्स लाना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब द फिजिकल स्टिमुलस। चलो ठीक है, अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं, भूल जाओ कि फिजिकल स्टिमुलस मतलब मोस्टली क्या होता है ऐसा, ठीक है। अब इट इज़ अ मैसिव इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू इंश्योर द सप्लाई ऑफ गुड्स टू मीट द डिमांड सर्च कॉज द रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, मान लिया। दूसरा कह रहा है इट इज़ इंटेंस अफर्मेटिव एक्शन गवर्नमेंट टू बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन एनी कंट्री, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात कर रहा है। इट इज़ अ गवर्नमेंट इंटेंसिव एक्शन ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, टू इंश्योर द डिसबर्समेंट ऑफ लोन्स टू एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर टू प्रमोट फूड ग्रेटर फूड प्रोडक्शन एंड कंटेन फूड इन्फ्लेशन, ठीक है। इट इज़ एन एक्सट्रीम इंटेंसिव अफर्मेटिव एक्शन बाई गवर्नमेंट टू परस्यू इस पॉलिसी ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। अब यहाँ पे 4 चीज़ें हैं। पहली चीज़ बात कर रहा है सिर्फ इन्वेस्टमेंट की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, दूसरी बात कर रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए, तीसरा बात कर रहा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में लोन डिसबर्स करने के लिए, और चौथी बात कर रहा है फाइनेंशियल इंकल्जन करने के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहली चीज़ है ना, ये एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक है राइट, कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की सिर्फ बात कर रहा है, ये सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में लोन की डिसबर्समेंट की बात कर रहा है,
ये फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहा है, राइट, कि फाइनेंस सेक्टर में। लेकिन यहाँ वाला जो बीच वाला जो ऑप्शन बी है, इसको पढ़ो आप। इट इज़ एन इंटेंस अफर्मेटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट टू बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द कंट्री। तो अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर बूस्ट होगी तो उससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो अपने आप इंक्रीज़ होगा, राइट। दूसरी चीज़, अगर ये इंक्रीज़ हो रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग से तो लोन भी ज़्यादा डिसबर्स होंगे, सिंपल सी बात है, ये वाला भी अपने आप करेक्ट होगा। और यहाँ पे एक चीज़ और लिखा है, एक्सट्रीम एफर्मेटिव एक्शन, एक्सट्रीम लेवल पे। तो एक्सट्रीम लेवल पे तो हर एक चीज़ बेकार होती है। और अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है, पर कैपिटल हो रही है, लोगों के पास ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो उससे फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन तो अपने आप बढ़ेगा ना। तो ये तीनों चीज़ें तो इसमें इंक्लूड ही हो गई हैं बी वाले ऑप्शन में, राइट, इकोनॉमिक एक्टिविटी में। तो सीधे सीधे इसमें आपका आंसर बी हो जाएगा, राइट। कि अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा कि, क्योंकि बाकी ये तीन चीज़ें जो है ना वो स्पेसिफिक किसी एक सेक्टर के बारे में बात करिए, स्पेसिफिक चीज़ों के, और एक ही ऑप्शन है जो सबसे ब्रॉड है इन सब में, जो इन तीनों ऑप्शन को कवर कर रहा है, राइट। तो ऐसे ऑप्शंस में जहाँ पे भी जो सबसे ब्रॉडर जनरल सेंस में हो ना, उस ऑप्शन को चुनना चाहिए जो सबसे ब्रॉड लेवल पे, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। फिर देखो अगले ऑप्शन में, द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इन द अंटार्कटिक रीजन हैज़ बीन कॉल्ड द कर्सन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस होल। ठीक है, चलो अब भूल जाते हैं कि ओजोन लेवल क्या था, उसके कॉजेज़ क्या कहते हैं, सारी चीज़ें, सिर्फ स्टेटमेंट आंसर निकालना है हमें। द प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट ट्रोपोस्फेयर टर्बुलेंस एंड इनफ्लो ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट पोलर फ्रंट एंड स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, इनफ्लो ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। एब्सेंस ऑफ पोलर फ्रंट एंड स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, इनफ्लो ऑफ मीथेन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ एट पोलर रीजन ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अब अपने चारों ऑप्शन पढ़ लिए। अब इसमें देखो, पढ़ने के बाद आपको ये पता लग जाएगा ना कि एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कहाँ पे कर रहा है। ऑप्शन बी और सी पढ़ो आप। इसमें आप ऑप्शन बी पढ़ोगे, प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट पोलर फ्रंट एंड स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, और सी वाला कह रहा है एब्सेंस ऑफ पोलर फ्रंट एंड स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड एंड इनफ्लो ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड इनफ्लो ऑफ मीथेन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये दोनों ऑप्शन पूरे सिमिलर हैं, और जहाँ पे भी दो ऑप्शन पूरे सिमिलर टाइप के हों और उसमें हल्का सा ही चेंज हो, राइट, थोड़ा बड़ा, या फिर एब्सेंस का, यहाँ पे एब्सेंस दे रखा है, यहाँ प्रेजेंस दे रखा है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन में मोस्टली क्या होता है, आंसर इसी में होता है जो सबसे सिमिलर होते हैं। सॉरी। तो मोस्टली इसमें क्या होगा ना कि आपको देखो, इसमें अब जैसे भी आपको ऐसे पता लग जाए कि दो ऑप्शन है जिसमें सेम टू सेम चीज़ें चल रही हैं, तो उसमें ध्यान से, लेकिन आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ पढ़ना पड़ेगा वहाँ पे कि हर एक ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें सेम लग रही हैं। अब जैसे प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट पोलर फ्रंट एंड स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, एब्सेंस यहाँ पे दे रखा है, ये सारी चीज़ें सेम है। इनफ्लो ऑफ, यहाँ पे बस एक मीथेन ऐड कर दिया, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड इनफ्लो ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब एब्सेंस तो यार पोलर फ्रंट की होने की वजह से, और उसमें यहाँ पे क्या लिखा है, ओजोन लोअर इन द अंटार्कटिक रीजन, राइट। तो अब यहाँ पे किसी चीज़ की एब्सेंस होने की वजह से तो यार नहीं होगा ओजोन होल के, कोई चीज़ प्रेजेंट होगी उसी के हिसाब से होगा ना मोस्टली चीज़ें। और मीथेन, यार मीथेन का तो कारण उतना नहीं होता है, लाइक ओजोन में थोड़ा सा। अब ये यहाँ पे आपकी थोड़ी बेसिक नॉलेज भी काम आ जाएगी इस चीज़ के लिए, अगर आपने PYQ लिखा, यहाँ पे आपके PYQ की नॉलेज काम आती है। अगर आपने PYQ सॉल्व किया तो ये ओजोन वगैरह, ये टेस्ट क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारे आपके PYQ टॉपिक्स हैं, राइट। तो अगर आपने उसको थोड़ा सा पढ़ा है तो यहाँ से आपको सीधे सीधे फिर पता लगेगा। अगर आपने पोलर फ्रंट भी नहीं पढ़ा है तो यहाँ से आपको पता लगेगा कि प्रेजेंस तो होगी, तभी इसी वजह से हो रहा है। और दूसरी चीज़, मीथेन का उतना काम नहीं होता है, तो दूसरी चीज़ यही है, ऑप्शन बी आपका सीधे सीधे हो जाएगा, राइट, इसमें आपका आ जाएगा। तो देख लो यहाँ से स्टेटमेंट, अब आपने पहले पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, लेकिन स्टेटमेंट्स को पढ़ के दोनों सिमिलर स्टेटमेंट है, दोनों बना रखी हैं, बस थोड़ी सी चेंजेस कर रही है। यहाँ प्रेजेंस डाल रखा है, यहाँ एब्सेंस डाल रखा है, तो कोई चीज़ प्रेजेंट होगी तभी होगा, राइट। एब्सेंस होने की वजह से तो नहीं होगा, राइट। प्रेजेंस था पोलर फ्रंट का, जिसकी वजह पोलर फ्रंट है, और स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड है जिसकी वजह से इनफ्लो हो रहा है, और उसकी वजह से जाके ओजोन होल हो रहा है, राइट। सिंपल सी चीज़। अब ये देखो, कंसीडर द फॉलोइंग एक्शन गवर्नमेंट कैन टेक, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इन रिड्यूसिंग द करेंट अकाउंट डेफिसिट, करेंट अकाउंट डेफिसिट को जो रिड्यूस करेगा। डी वैल्यूइंग द, अब अपने को नहीं पता कि करेंट अकाउंट डेफिसिट क्या नाम है, किसकी चीज़ों से होता है, कॉजेज उतने रट के नहीं गए, एग्जाम हॉल में बैठे हैं, बस अपने को ये पता है कि करेंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है। ये क्यों, ये कैसे पता चलेगा, ये NCERT में दिया हुआ है। NCERT मैंने कहा है बेसिक चीज़ें आपको कवर करें, अगर बेसिक ही नहीं पता है तो फिर कैसे करोगे, तो बेसिक चीज़ें अपनी करके जाना। करंट अकाउंट डेफिसिट आपको पता है। अब देखो, डी वैल्यूइंग ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, अगर हम अपनी करेंसी को डी वैल्यू कर देंगे तो सिंपल सी बात है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, राइट। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो इसका मतलब हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट जो है थोड़ा कम होगा, सही बात है, हो जाएगा। रिडक्शन इन द एक्सपोर्ट सब्सिडी, अगर आप एक्सपोर्ट सब्सिडी में रिडक्शन कर दोगे तो फिर तो एक्सपोर्ट कम होगा ना। सब्सिडी दे रहे हो तो लोग ज़्यादा कर रहे हैं, नहीं दोगे तो लोग थोड़ा और कम करेंगे, तो सिंपल, तो उससे तो करंट अकाउंट डेफिसिट और तो बढ़ेगा, तो बी वाला तो सीधे सीधे नहीं होगा। फिर लिखा है अडॉप्टिंग सुटेबल पॉलिसी विच अट्रैक्ट ग्रेटर FDI एंड मोर फंड्स फ्रॉम FCI। अब ये दोनों तो वैसे चलो कैपिटल अकाउंट से मान लो आ जाएंगे, लेकिन इससे क्या होगा कि थोड़ा, अगर एक भी थोड़ा भी इम्पैक्ट हो गया कि 0.1% भी अगर इसकी वजह से थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हुआ, तो ये तो फिर सही हो जाएगा ना इस हिसाब से। तो क्या होगा 1 और 3,
इसमें आ गया आपका, नहीं तो इसमें होता तो ओनली 2 पेयर आपके लिए और आसान होता, राइट, कि आपको फिर उसमें चूज़ भी नहीं करते, एक आपको पता लग गया गलत है, फिर बाकी 2 के तो सही हैं। अब ये देखो, कॉन्स्टिट्यूशन का 73rd अमेंडमेंट एक्ट है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, स्टेट कलेक्शन कमीशन, डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस कमीशन, ये तो लक्ष्मीकांत का पॉलिटी का, अगर आपने उस थोड़ी भी पढ़ी है तो सिंपल से यार, और 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो डायरेक्ट पूछता है, ये तो आप सीधे ही कर लोगे, ये तो पढ़े हुए चीज़ों में से आती हैं। अब ये देखो, 2 important river, one of the source in the Jharkhand known by a different name in Odisha and another which is source in Odisha merge at a short distance after the coast of the Bay of Bengal before flowing the sea. This is an important site, wildlife sanctuary, biodiversity as a protected area. Which of the following could be this? तो क्या हो सकता है? ऑप्शन भितरकनिका, चांदीपुर, गोपालपुर और सिमलीपाल। तो ऐसे क्वेश्चन में मोस्टली अगर आपको नहीं पता है तो सबसे बढ़िया तरीका इसमें क्या होता है, जो यूपीएससी की जो सबसे थीम बेस्ड है, यूपीएससी इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है, क्या है यहाँ पे, भितरकनिका। भितरकनिका से आप कर सकते हो, बाकी अगर आपने इसको पढ़ा है तो, और भितरकनिका पे ही वहाँ पे मैंग्रोव से, क्योंकि इतनी सारी नदियाँ आती हैं, राइट, इतना ज़्यादा टाइडल फ्रंट है वहाँ पे, तो इस वजह से वहाँ पे एक आपका वो भी बनता है, उस साइड पे बगल में आपका बे ऑफ बंगाल है, सुंदरबंस है, नीचे भितरकनिका आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए क्या है कि अब इस समय ऑप्शन में सबसे अच्छा ऑप्शन यही है, और जहाँ पे इन्होंने बता भी रखा है कोई 2 इंपॉर्टेंट रिवर वहाँ पे मिलती हैं, राइट, तो इसलिए तो फिर ये तो सीधे सीधे ऑप्शन में आपका आ जाएगा कि भितरकनिका होगा, राइट। और अगर देखो पीवाईक्यू करने का इसमें क्या फ़ायदा होता है, अगर आपने यहाँ से ऑप्शंस को पढ़ के गए होते आप, तो ये चांदीपुर का क्वेश्चन कब आया है, 2021 में आया हुआ है। इस बार क्या पता, देखो गोपाल पूछ ले, और सिमलीपाल तो 2-3 बार पूछ चुके हैं वो, राइट, तो चांसेस इस बार गोपालपुर पूछ सकते हैं। तो ये ऑप्शंस होते हैं, ये होता है तरीका पीवाईक्यू को करने का और पढ़ने का, ये यहाँ पे काम आता है आपके पीवाईक्यू नोट्स, राइट। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब ये देखो, अ रैपिड इंक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन समटाइम एट्रीब्यूटेड द बेस इफेक्ट। बेस इफेक्ट क्या होता है? इट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ड्रास्टिक डिक्रीज इन द सप्लाई ड्यू टू द फेलियर ऑफ क्रॉप। इट इज़ द इम्पैक्ट इन द सर्ज ऑफ इकोनॉमिक डिमांड ड्यू टू द रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। इट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द प्राइस लेवल ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑन द कैलकुलेशन ऑफ द इन्फ्लेशन रेट, नन ऑफ द अबव। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में मोस्टली चांसेस हैं कि आप 3 स्टेटमेंट दिए, नन ऑफ द अबव, तो मतलब थोड़े चांसेस कम है कि होने के। तो अब 3 स्टेटमेंट से अपन देखते हैं कि ड्रास्टिक डिफिशिएंसी सप्लाई में क्या लिखा है, बेस इफेक्ट। बेस इफेक्ट का मतलब एक बेस होगा किसी चीज़ का, उसकी वजह से किसी चीज़ पे एक इफेक्ट आ रहा है, नाम से हमें ये पता लग रहा है, राइट। कोई एक बेस था, उसकी वजह से, उस बेस की चेंज होने की वजह से इस चीज़ों में इफेक्ट आ रहा है, ऐसे नाम लिखा हुआ है। और यहाँ पे लिखा हुआ है रेट ऑफ इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, राइट। रैपिड इनकी द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है कि हमारी प्राइजेस इंक्रीज़ कर रही हैं, राइट। अब देखो ड्रास्टिक डिफिशिएंसी ऑफ सप्लाई ड्यू टू द फेलियर ऑफ क्रॉप्स, तो ये तो उतना ही लग रहा है। इट इज़ इम्पैक्ट ऑफ सर्ज इन द डिमांड ड्यू टू द रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। और डिमांड बढ़ रही है, लेकिन इन्फ्लेशन की बात की गई, इन्फ्लेशन में तो यार प्राइसेस भी बढ़ते हैं। इट इज़ इम्पैक्ट ऑफ द प्राइस लेवल, अब यहाँ पे प्राइस की बात हुई है, ऑफ द प्रीवियस ईयर। इम्पैक्ट ऑफ द प्राइस ऑफ द प्रीवियस ऑन द कैलकुलेशन ऑफ द इन्फ्लेशन रेट, तो ये थोड़ा ठीक लग रहा है कि प्रीवियस ईयर, यहाँ पे बेस की बात हो गई। प्रीवियस ईयर मतलब क्या, बेस की बात हो गई, प्राइस लेवल इन्फ्लेशन की बात हो गई, राइट। और ऑन द कैलकुलेशन ऑफ द इन्फ्लेशन रेट, तो हाँ सबसे जनरल स्टेटमेंट जो क्वेश्चन के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा मैच कर रही है यहाँ पे, वो सबसे ज़्यादा कौन सा मैच कर रहा है, वो यही कर रहा है आपका ऑप्शन सी, इज द इम्पैक्ट ऑफ द प्राइस लेवल ऑन द प्रीवियस और ऑन द कैलकुलेशन ऑफ द इन्फ्लेशन रेट। सीधे सीधे आपका आंसर आ गया। आपने नहीं पढ़ा है तो भी अगर आपने यहाँ से थोड़ा सा अगर ये सबसे मेन चीज़ जरूरी कहना आपको एग्जाम में बैठ के ये सोचना कि जो चीज़ पूछी गई है उसका क्या लॉजिक है, उस चीज़ से निकाल करके स्टेटमेंट्स को, हर एक स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करके आप देखो कौन सी स्टेटमेंट्स के हिसाब से सबसे फिट बैठ रही, उसी से आपका आंसर निकलेगा। फिर देखो इंडिया इज़ अ कंट्री विद अ डेमोग्राफिक डिविडेंड, दिस इज ड्यू टू द, क्यों है, इट्स हाई पॉपुलेशन एज ग्रुप बिलो 15 ईयर्स, हाई पॉपुलेशन एज ग्रुप 15 से 64 ईयर्स, हाई पॉपुलेशन अबव 65 ईयर्स, इट्स टोटल हाई पॉपुलेशन। चलो अब ये ऑप्शन पढ़ते हैं। अब 15 साल के कम के लोग, वो तो बच्चे होते हैं यार, और बच्चे जो होते हैं यार वो तो 2 लोग होते हैं, एक तो 15 साल से कम जो होते हैं बच्चे, और एक बूढ़े। इन दोनों को हमेशा समाज में बर्डन माना जाता है, ये तो बर्डन है, क्योंकि ये खुद नहीं कमाते ना, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के इंसान को लेनी पड़ती है, वो इनके लिए देखता है। जो मम्मी पापा होते हैं बच्चों के लिए देखते हैं, जो बेटे होते हैं वो बेटी होती हैं, वो लोग क्या नाम है अपने माँ बाप के लिए देखती हैं, करती हैं। तो उसके लिए क्या है कि वो लोग तो नहीं होते ना, मेन पॉपुलेशन कौन होती है, जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है। वर्किंग पॉपुलेशन के हिसाब से चीज़ें होती हैं, और वर्किंग पॉपुलेशन काम करेगी तभी तो हमें डिविडेंड मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो इट्स हाई पॉपुलेशन 15 to 64 ईयर्स, सिंपल सा आ गया। ये दोनों ऑप्शन आप सीधे सीधे ऐसे कर सकते हो, थोड़ा सा सोच करके। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड थोड़ा चाहिए, एग्जाम हॉल में आपको चाहिए होगा, ठीक है। अब देखो रिगार्डिंग कार्बन क्रेडिट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। द कार्बन क्रेडिट वॉज रेटिफाइड इन द कंजक्शन विद द क्योटो प्रोटोकॉल, चलो मान लेते हैं, एक फैक्ट दे रखा है यहाँ पे, क्योटो प्रोटोकॉल में भी गलत हो सकता है। कार्बन क्रेडिट आर अवॉर्डेड टू द कंट्रीज और ग्रुप दैट हैव रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज बिलो
देयर इमिशन क्योटा, तो हाँ हो सकता है ये भी, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट का नाम दिया हुआ और कार्बन की बात की जा रही है, तो ये दोनों चीज़ें सेटिस्फाई कर रही हैं स्टेटमेंट को। तीसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है, द गोल ऑफ द कार्बन क्रेडिट इज़ टू लिमिट द इंक्रीज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन। तो हाँ हो सकता है भाई, कार्बन क्रेडिट है, कार्बन नाम में है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन को कम करने के लिए में भी हो, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कर सकते हैं। कार्बन क्रेडिट आर ट्रेडेड एट द फिक्स्ड प्राइस फ्रॉम टाइम टू टाइम बाई UNEP। तो यार UNEP यार यूनाइटेड इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये तो एक प्रोग्राम, और ये कार्बन क्रेडिट को ट्रेड क्यों करेगा, ट्रेडिंग एजेंसी थोड़ी ना है ये कोई, राइट। और एक यहाँ पे बॉडी का नाम दे दिया, बॉडी का नाम जहाँ पे ऐसे जनरली आता है वो मोस्टली स्टेटमेंट्स गलत होती हैं, राइट। तो मोस्टली क्या, क्योटो प्रोटोकॉल तो मे भी हो सकता है, क्योटो प्रोटोकॉल अगर थोड़ा ये PYQ टॉपिक, अगर आप क्योटो प्रोटोकॉल थोड़ा भी आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है चीज़ों के लिए, राइट, कि ग्लोबल इमिशंस को कम करने के लिए। तो हो सकता है ए वाली स्टेटमेंट सही हो सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ए और डी में देखोगे तो सबसे ज़्यादा गलत डी वाली लग रही है, क्योंकि UNEP का काम, UNEP तो यार इन्वायरमेंट प्रोग्राम है जो इन्वायरमेंट के लिए काम करती है, ट्रेडिंग का काम क्यों करेगी, और वो भी फिक्स प्राइस पे, राइट। दो चीज़ें यहाँ पे हैं, तो डी वाला इसमें सबसे गलत लगा। तो नॉट करेक्ट में क्या, डी आ गया आंसर आपका इसमें सीधा सीधा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैल्यू एडेड टैक्स। चलो ठीक है, नॉट अ वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स नहीं पढ़ा या फिर नहीं जानते तो भी इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे, नॉलेज छोड़ करके सिर्फ स्टेटमेंट बेस पे आंसर निकालेंगे। इट इज़ अ मल्टी पॉइंट डेस्टिनेशन बेस्ड सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। तो हाँ हो सकता है, मल्टी पॉइंट डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम, ठीक है। इट इज़ ए टैक्स लेविड ऑन द वैल्यू एडिशन एट ईच स्टेज ऑफ ट्रांजेक्शन इन द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन चेन। हाँ तो वैल्यू एडिशन, नाम ही इसका वैल्यू एडेड टैक्स है, वैल्यू एडिशन पे ही लगता होगा, ठीक है। इट इज़ ए टैक्स ऑन द फाइनल कंजम्पशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस एंड मस्ट अल्टीमेटली बाय बोन ऑफ द कंज्यूमर। तो वैल्यू एडेड है यार, तो वैल्यू अगर ऐड हो रही है तो कंज्यूमर के लिए ही की जा रही है, राइट। तो कंज्यूमर ही आई थिंक पे करेगा एट लास्ट में। चौथा कह रहा है, इट इज़ द बेसिकली ऑफ सब्जेक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट ओनली एंड स्टेट गवर्नमेंट आर ओनली ए फैसिलिटेटर फॉर इट सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा सब्जेक्ट और स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ एक फैसिलेटर है। यार स्टेट गवर्नमेंट यार फैसिलिटेटर, स्टेट गवर्नमेंट यार वैसे ही टैक्सेस के लिए मरती रहती है कि हमें टैक्स में इतना चाहिए, हमारा शेयर बढ़ाओ, और वो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे कलेक्ट भी कर रही है, उसके लिए कर रही है, और एक फैसिलेटर का रोल कर रही है सिर्फ। ये तो थोड़ा मतलब ओनली है फैसिलेटर, ये तो नहीं लगता, कुछ तो अपना मांगेगी ना कि भाई हम भी इतना कर रहे हैं तो हमें कुछ तो आप इसमें शेयर दो। तो डी वाला ऑप्शन थोड़ा इसमें रॉन्ग लग रहा है। अब बाकी के 3 ऑप्शन फिर से पढ़ते हैं। अगर मल्टी पॉइंट डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम है, ठीक है, वैल्यू एडिशन पे लगता है, ठीक है, हर ट्रांजैक्शन पे, और फाइनल कंजप्शन पे होता है गुड्स एंड सर्विसेज के, और अल्टीमेटली कंज्यूमर को बॉन्ड करना पड़ता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट आप देखोगे ना, ये तीनों चीज़ें क्या है, आपस में रिलेट कर रही हैं। अब यहाँ पे एक लिखा हुआ है फूड प्रोडक्शन चेन पे, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन चेन, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन चेन है तो हर जगह की अलग अलग होगी। तो मल्टी पॉइंट डेस्टिनेशन हो सकता है, डेस्टिनेशन बेस्ड की बात कर रहा है, यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो आपस में रिलेट कर रही हैं, तो ये दोनों तो मतलब अगर ये सही होगी तो ये भी सही होगी, सिंपल सी चीज़ है। और ये कह रहा है फाइनल कंजम्पशन पे बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, तो ये भी फाइनल कंजम्पशन की गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहा है। तो हाँ हो सकता है, तो ये तीनों स्टेटमेंट्स आपस में रिलेट कर रही हैं, तो मतलब ऑड वन आउट होगा, तो मतलब ये तीनों तो एक जैसी हो गई हैं, लगभग मिलती जुलती हैं। सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है यहाँ पे जो आपको थोड़ा अलग लग रही है, जो डाउटफुल में ज़्यादा जा रही है। तो यहाँ पे सीधा आ गया आपका ऑप्शन डी, नॉट करेक्ट पूछा है। फिर एक क्लोज इकनॉमी कौन सी होती है, ठीक है, मनी सप्लाई जिसकी फुल्ली कंट्रोल्ड हो, ठीक है, डेफिसिट फाइनेंसिंग हो, ओनली एक्सपोर्ट टेक प्लेस हो, नाइदर एक्सपोर्ट नॉर इम्पोर्ट टेक प्लेस। तो क्लोज इकनॉमी नाम से पता लग रहा है, एक तो इकनॉमी और दूसरी चीज़ बात कर रहा है क्लोज। इकनॉमी एक है वो क्लोज है, मतलब क्लोज है, क्लोज का मतलब क्या कि वो उसका रिलेशन कहीं बाहर से नहीं होगा, राइट, कि वो बाहर से नहीं होगा। तो दूसरी चीज़ ये हो गई। और दूसरी चीज़ ओपन इकनॉमी कौन सी होगी, जिसके फिर रिलेशन बाहर से होंगे, राइट। अगर ये चीज़ है तो अपोजिट यही होगी कि क्या नाम है, क्लोज इकनॉमी अगर ये है कि जो बंद है, तो ओपन इकनॉमी मतलब क्या होगी, जो बाहर जो ओपन होगी हर जगह से। तो इसमें क्या है, आप डेफिसिट फाइनेंसिंग टेक प्लेस, तो ये तो नहीं लग रहा, क्योंकि डेफिसिट फाइनेंसिंग तो यार हर जगह होगी, ओपन में भी हो सकती है, क्लोज में भी हो सकती है। मनी सप्लाई फुल्ली कंट्रोल्ड, ये तो यार गवर्नमेंट के ऊपर है, वो तो क्लोज में भी कर सकता है, मनी में भी कर सकता है। ओनली एक्सपोर्ट टेक प्लेस और नाइदर एक्सपोर्ट नॉर इम्पोर्ट टेक प्लेस। तो इसमें देखोगे ओनली एक्सपोर्ट टेक प्लेस, एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट नहीं करते। ये तो बहुत रिजिड हो गई ना, कोई कंट्री सिर्फ एक्सपोर्ट ही करे, उसने इंपोर्ट ही कुछ नहीं करती। ये तो यार ऐसा मतलब एक्सपोर्ट करने के लिए उससे कुछ ना कुछ, या तो वो एक्सपोर्ट भी ना करे, इंपोर्ट भी कुछ ना करे, राइट। जैसे अब इंडिया थी, इंडिया LPG के पहले क्या था, क्लोज इकनॉमी थी लगभग, राइट, कि पूरी तो नहीं लेकिन क्लोज ही थी, तब भी एक्सपोर्ट वगैरह नहीं होते थे उतने, वो चीज़ें होती थी, इंपोर्ट करना भी मुश्किल होती चीज़ों को। तो क्लोज इकनॉमी यार मोस्टली ज़्यादा सबसे इसमें जो अच्छी स्टेटमेंट लग रही डी वाली लग रही है, कि जहाँ पे ना एक्सपोर्ट होता है ना इंपोर्ट होता है, तो उसे क्लोज कहेंगे हम, कि क्लोज ना, बाहर के रिलेशन ही नहीं है, राइट। इसमें तो रिलेशन एस्टेब्लिश हो जा रहा है ना, ओनली एक्सपोर्ट टेक प्लेस। तो हो गया डी आंसर।
ये तो चलो एक वैसा स्टेटमेंट है कि बार्क ऑफ द ट्री रिमूव्ड हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में तो फिर ये तो अगर थोड़ा आपने पढ़ा है तो हो जाएगा, नहीं तो फिर इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी करने में कि वाटर फ्रॉम द सॉइल कैन नॉट राइज टू द एरियल पार्ट्स when the bark of a tree is removed in a circular fashion all around near its base, it gradually dries up and dies because water from soil cannot rise to the aerial parts। तो वाटर तो यार जाइलम करता है, जाइलम और फाइलम का काम होता है वाटर को पहुंचाना, और वो तो अंदर होती हैं, तो ये तो आई थिंक नहीं होना चाहिए। रूट्स आर स्टार्ट ऑफ एनर्जी, ट्रीज आर इन्फेक्टेड बाई सॉइल माइक्रोब्स। सॉइल माइक्रोब की इन्फेक्शन की वजह से यार ट्री ऐसा डाई हो जाए तो ये भी नहीं लग रहा है मुझे। रूट डू नॉट रिसीव ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन, ऑक्सीजन के लिए तो यार रूट्स को यार वो तो मिल जाएगी, हमने सर्कुलर बार्क निकाला है, रूट्स तो अंदर ही है ना अभी भी, तो ये तो हो जाएगा। तो मोस्टली इसमें फिर यही आएगा कि रूट्स आर स्टार्ट ऑफ एनर्जी, बाकी एनर्जी भी उसमें प्लांट्स में लीव्स में स्टोर्स होती हैं, तो ये थोड़ा डाउटफुल में स्टेटमेंट है। तो इसमें अगर आपने बहुत ज़्यादा करना है तो फिर आप इसमें आओगे कि थोड़ा बी लगा दूं, बाकी इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज 50-50 पे इस पे आप आ सकते हो, राइट, कि या तो ए पे या तो बी पे, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो फिर करके। बाकी इसमें ऐसे क्वेश्चन में देखो 1-2 क्वेश्चन तो गलत भी होंगे आपके, तो सिंपल सी पॉसिबिलिटी लेके चलनी पड़ती है। बाकी और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो कितना, मतलब अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, मतलब इतने अच्छी तरीके से बनाया है ना। देखो क्या दिया है, न्यू स्टार्ट ट्रीटी वॉज इन द न्यूज़, व्हाट इज़ दिस ट्रीटी। अब नहीं पढ़ा अपने कभी भी न्यू स्टार्ट ट्रीटी क्या होता है। अब यहाँ पे क्या बात कर रहा है, इट इज़ अ बायलैटरल स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर आर्म रिडक्शन ट्रीटी बिटवीन यूएसए एंड रशियन फेडरेशन, ठीक है। ये बात कर रहा है मल्टीलेटरल एनर्जी सिक्योरिटी की कोऑपरेशन ट्रीटी ऑफ द ईस्ट एशिया समिट, ठीक है। इट इज़ अ ट्रीटी बिटवीन द रशियन फेडरेशन एंड यूरोपियन यूनियन फॉर द एनर्जी सिक्योरिटी कोऑपरेशन, ठीक है, मान लिया। और इट इज़ अ मल्टीलेटरल कोऑपरेशन ट्रीटी अमंग ब्रिक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ ट्रेड। चलो ठीक है, ये 4 चीज़ें पढ़ लेंगे। फिर से एक बार किसको पढ़ते हैं, ऑप्शन में नाम से क्या पता लग रहा है, न्यू स्टार्ट ट्रीटी, न्यू स्टार्ट। अब देखो यार नाम रखे जाते हैं ना किसी चीज़ के, तो ऐसे नहीं रख दिए जाते, उसके पीछे उनका कुछ होता है कि वो नाम जो उस पॉलिसी को थोड़ा उससे मिलता जुलता हो या फिर उस चीज़ के रिफ्लेक्ट करे, उस चीज़ के जो प्रिंसिपल्स हैं, राइट। अब न्यू स्टार्ट की बात कर रहा है, न्यू स्टार्ट मतलब एक नई शुरुआत करने के लिए बात कर रहा है, तो मतलब पहले कुछ हुआ होगा इसी चीज़ को लेकर के। अब इन ऑप्शन में देखें, रशिया यूरोपियन यूनियन की बात कर रहा है, ब्रिक्स की बात कर रहा है, और ईस्ट एशिया की बात कर रहा है, और यहाँ पे यूएसए और रशिया की बात कर रहा है। तो इन चारों स्टेट में एक यही 2 स्टेटमेंट है जिनके बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं, रशिया और यूएसए, राइट, यहाँ पे। और मे भी हो सकता है कि वो दोनों आपस में मिलकर एक नई स्टार्ट कर रहे हैं, इसीलिए न्यू स्टार्ट रखा हो। और 2 ऐसे राइवल लोग हैं, राइट, वर्ल्ड इनकी वजह से ही, इनकी आइडियोलॉजी पे की वजह से लड़ाई होती है हमेशा। तो यूएसए और रशियन फेडरेशन, ये 2 लोग मिलकर अगर कोई नई स्टार्ट कर रहे हैं और न्यू स्टार्ट ट्रीटी, तो ये हो सकता है। बाकी और थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं। न्यू स्टार्ट ट्रीटी, इट इज़ अ बायलैटरल स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी बिटवीन द रशियन यूएसए एंड रशियन फेडरेशन। अब ये देखो यहाँ पे लिखा है स्टार्ट, ठीक है। अब ये पढ़ो, स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, START, स्टार्ट। उसका फुल फॉर्म ही यहीं पे दे रखा है, स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, न्यू स्टार्ट ट्रीटी, राइट। देख रहे हो, सिंपल सी चीज़। और न्यू स्टार्ट है तो रशिया और यूएस के बीच में, देख रहे हो आपके नॉर्मल के जो क्वेश्चन ने पूछा है ना, सीधे उस चीज़ को ही पढ़ करके वहाँ से आप सीधे सीधे आंसर निकाल सकते हो इसका। न्यू स्टार्ट यहाँ पे उसका फुल फॉर्म दे रखा है, और न्यू स्टार्ट वैसे भी कर सकते हो कि रशिया और यूएस के बीच में तो न्यू स्टार्ट हो रही है, पहले कोल्ड वॉर चल रहा था, इनके बीच में इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं, राइट, उस चीज़ को लेकर के, तो फिर आ गया ही आपका सीधा रशियन फेडरेशन, इसका आंसर ये ऑप्शन ही। अब ये देखो, 3 of the following criteria contribute to recognition of the Western Ghats, Sri Lanka and Indo-Burma as a region of hotspot biodiversity, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है which 3 of the following are correct above the criteria। 3 ही, ये अपने को बता दिया गया है कि 3 ही हैं इसमें से, तो अपने को 3 ही चूज़ करना है इसमें। अब देख लेते हैं कौन कौन से हैं। स्पीसीज रिचनेस, ठीक है, वेजिटेशन डेंसिटी, एंडेमिज्म, एथनो बॉटनिकल इंपॉर्टेंस, थ्रेट परसेप्शन, एडॉप्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना टू द वार्म ह्यूमिड कंडीशन, ठीक है। अब 3 अपने को इसमें सबसे करेक्ट क्या लग रहे हैं, पहले कि किस चीज़ की वजह से, एक वर्ड यहाँ पे जो सबसे मेन है उसको हाईलाइट कर लेते हैं कि हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी की बात किया जा रहा है। और हॉटस्पॉट क्या होता है, कोई किसी भी चीज़ का जहाँ पे वो चीज़ सबसे ज़्यादा होती है, राइट। तो इस हिसाब से हॉटस्पॉट के हिसाब से तो नाम में तो यार देखो पहली चीज़ तो हो जानी चाहिए, क्योंकि एक तो बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहा है और दूसरी चीज़ हॉटस्पॉट, तो मतलब स्पीसीज रिचनेस तो होनी चाहिए मेरे हिसाब से, पहली चीज़ तो हो गई।
अब दूसरी चीज़ क्या है, वेजिटेशन डेंसिटी। वेजिटेशन डेंसिटी तो ये तो सिर्फ बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहा है, ये तो सिर्फ फ्लोरा की बात कर रहा है, इसमें फौना तो काउंट हो नहीं रहे हैं, तो इसको थोड़ा अभी डाउट में रखते हैं। एंडेमिज्म, तो एंडेमिज्म हो सकता है कि अगर कोई चीज़ वहाँ की एंडेमिक है कि वो वहीं पाई जाती है और सबसे ज़्यादा रिच सोर्स में है, तो एंडेमिज्म थोड़ा हो सकता है, मान लेते हैं। इथनो बोटेनिकल इंपॉर्टेंस तो इसको भी ले सकते हैं, बट अपने को 3 ही ले रहे हैं। और थ्रेट परसेप्शन, थ्रेट परसेप्शन हो सकता है कि वहाँ पे उसको थ्रेट हो, राइट। थ्रेट के लिए IUCN की रेट लिस्ट भी इतने सारे काम होते हैं थ्रेट परसेप्शन को लेकर, थ्रेट परसेप्शन हो सकता है। एडॉप्शन ऑफ द फ्लोरा एंड फौना टू द वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन, यार एडॉप्शन हो जाएगा यार, ये तो फिर अगर ये अडॉप्ट कर ले रही है तो एंडेमिज्म कैसे होगा? ये दोनों तो आपस में वो हो रही है, थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, तो या तो 3 होगा या तो 6 होगा, ये अपने को पता लग गया। बाकी अगर ऐसे ऑप्शंस आते हैं फिर तो आप सीधे कर लोगे 3 और 6 एक साथ नहीं जाएगा, ठीक है। बाकी अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो वैसे देखो वेजिटेशन डेंसिटी तो नहीं होनी, 1 और 3 तो होना ही चाहिए ऑप्शन में, तो 1 और 3 एक ही ऑप्शन में 1 3 5 ये ऐसे आपका सीधे आ जाएगा। और अगर यहाँ पे ओनली पेयर वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ओनली पेयर तो देगा नहीं क्योंकि इसमें जब ऑलरेडी पूछा गया है 3 चूज़ करने हैं, तो ऐसे स्टेट में तो ऐसे ही ऑप्शन बनेंगे, राइट। तो अगर मान लो ऐसे दिखा है तो भी आपको ये पता लगेगा स्पीसीज रीजन एंडेमिज्म हो गया है, और इसमें सबसे ज़्यादा तीसरा अगर कोई लग रहा है थ्रेट परसेप्शन ही है, ठीक है। बाकी 1 और 3 करके ऐसे स्टेट में जब 3 लिखा ही हुआ है तब तो फिर 3 वाले ऑप्शन ऐसे ही बनेंगे, तो उसमें तो फिर सीधा आ जाएगा आपका, राइट। तो यहाँ से ऐसे कर सकते हो आप अगर आपने नहीं पढ़ा है, क्योंकि नाम से निकालना पड़ेगा आपको, हर एक चीज़ क्वेश्चन में पूछा कर देखा करो कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। हॉटस्पॉट एक कीवर्ड है, एक बायोडाइवर्सिटी यहाँ कीवर्ड है। बायोडाइवर्सिटी में दोनों चीज़ आती हैं, फ्लोरा और फौना, ठीक है। दोनों चीज़ जिसको अब थ्रेट परसेप्शन फ्लोरा को भी है, फौना को भी है। एंडेमिक फ्लोरा भी होती हैं, फौना भी होती हैं। वेजिटेशन डेंसिटी ये सिर्फ फौना की बात कर रहा है, फ्लोरा की बात कर रहा है, सॉरी, ठीक है। इतना बोटेनिकल इंपॉर्टेंस तो ये थोड़ा हाँ हो सकता है। एडॉप्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना तो वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, तो ये नहीं हो सकता ना, ये तो अडॉप्ट कर रही है यार वहाँ पे, जब वहाँ की है ही वो चीज़ तो वहीं रीजन की है ना, तो फिर वो अडॉप्ट कैसे क्यों करेगी? तो इसके हिसाब से तो फिर, और हॉटस्पॉट की बात की जा रही है तो हॉटस्पॉट तो यार एंडेमिकिज्म और स्पीसीज रीजन तो ये 1 और 3 तो होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो ऐसे कर लोगे आप इसको। अगला क्वेश्चन, ह्यूमन एक्टिविटीज इन द रिसेंट पास्ट कॉज द इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, बट अ लॉट ऑफ इट डज नॉट रिमेन इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज इट escape in the outer stratosphere, the photosynthesis by plankton in the ocean। तो ये तो अपने को पता ही है, राइट, कि फोटोसिंथेसिस तो अपने को पता है कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट जो कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, तो ये तो होगा ही। इट इज़ ट्रैपिंग ऑफ द एयर इन द पोलर आइस कैप, तो पोलर आइस कैप में यार ट्रैप हो कि नहीं हो तो ये तो थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। और आउटर स्ट्रेटोस्फेयर में, आउटर स्ट्रेटोस्फेयर लोअर की बात होती तो आउटर स्ट्रेटोस्फेयर में जा रहा है यार, ये तो काफ़ी ऊपर की बात इन्होंने बता दी। एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज कंसंट्रेशन बट लॉट ऑफ इट डज नॉट इन द लोअर एटमॉस्फेयर। लोअर एटमॉस्फेयर में क्यों नहीं होता? तो दूसरा वाला तो अपने को शॉर्ट पता है, लेकिन पहले और तीसरे में इसमें डाउट है, और क्योंकि कुछ ऐसा मिल नहीं रहा कि जिसकी वजह से इसको अपन सही कर सके, तो इसमें जो आपका जो शॉर्ट है उसको सही करना है, ओनली 2। अगर इसमें ओनली पेयर वाला वैसा क्वेश्चन होता, ट्रैपिंग ऑफ द एयर इन पोलर आइस कैप्स, तो पोलर आइस कैप्स में यार ट्रैप यार ऐसे तो नहीं, अंडरग्राउंड में हमने कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन की बात की गई है कि कार्बन उसमें स्टोर किया है, लेकिन पोलर आइस कैप्स में तो आई थिंक नहीं होगी, क्योंकि कार्बन जो होती है वो तो गर्म करती है किसी चीज़ को ना। अगर वो पोलर आइस कैप में जाएगी, पोलर आइस कैप में तो ट्रैप होगी नहीं ना, क्योंकि वो तो पिघलने लगेगी तुरंत, तो वहाँ पे ट्रैप कैसे होगी, राइट, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो यार गर्म होती है वैसे, तो ओनली 2 3 तो होगा नहीं वैसे, तो ये आ जाएगा ओनली 2। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी, मरीन अपवेलिंग जोन्स आर इंपॉर्टेंट एज दे इंक्रीज मरीन प्रोडक्टिविटी बाई। अब देखो कि इन्होंने क्वेश्चन में ही बता रखा आपको सारी चीज़ें, ये यूपीएससी की खास बात होती है। अगर वो क्वेश्चन पूछती है ना, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रही है, कैसे आंसर निकलेगा, वो सारी चीज़ आपको डिस्क्राइब ही कर देती है उसमें, कि इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी, ठीक है, मरीन अपवेलिंग जोन्स इंपॉर्टेंट एज दे इंक्रीज मरीन प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज करते हैं बाई ब्रिंगिंग, इंक्रीज कर रहे हैं मरीन प्रोडक्टिविटी, तो डीकम्पोजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू सरफेस, डीकम्पोजर को लेके आएंगे। डीकम्पोजर यार क्या नाम है, प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज करेगा? डीकम्पोजर का तो काम होता है डीकम्पोज करने के लिए ना, तो वो तो नहीं होगा। न्यूट्रेंट्स टू द सरफेस, तो ये हो सकता है कि न्यूट्रेंट लेके आएंगे, न्यूट्रेंट की वजह से एल्गी वगैरह आते हैं, प्लैंकटन वगैरह बनेंगे, जिससे फिर फिशेस आएंगी, उसको खाएंगी, तो ये हो सकता है। बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिज्म टू सरफेस, अगर बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिज्म को सरफेस पे आप लेकर के आ जाओगे तो फिर उसकी वजह से यार मतलब वो होगा कहाँ, बल्कि बॉटम ड्वेलर और ऑर्गेनिज्म वो तो उसके नीचे की वजह से उसमें अडाप्ट होते हैं ना, तो अगर आप उनको ऊपर लेकर के आ जाओगे फिर तो वहाँ रहेंगे, उसकी वजह से तो थोड़ा मरीन प्रोडक्टिविटी तो और ख़राब होगी ना, क्योंकि उनका मेन काम तो नीचे होता है बॉटम पे,
तो दूसरा तीसरा भी उतना ठीक नहीं लग रहा है। मोस्टली इसमें क्या होगा फिर ओनली 2। देखो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, इन दोनों में क्या है कि आपको जब तक कोई स्टेटमेंट सही करने को नहीं मिले ना, अब जैसे इसमें क्या पूछा है कि अगर आपको इसमें सही चीज़ पूछा है, करेक्ट की चीज़ क्या है, राइट, करेक्ट पूछा है, तो आप ये देखो इन दोनों में से इनकरेक्ट कौन कौन सी हैं, इनकरेक्ट आप निकालो। ये मत देखो कि करेक्ट आपका क्या हो सकता है। मोस्टली एक करेक्ट हो गया, अपने को थोड़ा पता लग गया। अब मोस्टली इन दोनों स्टेटमेंट को डी करेक्ट करने की कोशिश किया करो। अगर आपकी वो डी करेक्ट हो जा रही किसी भी तरीके से, थोड़ा सा भी चांसेस लग रहे हैं, तो बस हाँ वो नहीं होंगी, ठीक है। फिर देखो, इन ए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इफ अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिमूव डज नॉट जनरेट क्विकली एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, दिस इज बिकॉज द सॉइल ऑफ द रेन इज डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट, ठीक है। प्रोपलिगेट द ट्रीज इन द रेन फॉरेस्ट हैव पुअर वाइबिलिटी, ठीक है। द रेन फॉरेस्ट स्पीसीज हैव लो ग्रोइंग, स्लो ग्रोइंग एक्सोटिक स्पीसीज इनविट द फर्टाइल सॉइल ऑफ द रेन फॉरेस्ट। यहाँ पे क्या बात कर रहा है, डज नॉट रीजनरेट क्विकली, वो क्विकली रीजनरेट नहीं होता। ऑप्शन डी कह रहा है कि एक्सोटिक स्पीसीज जो इन्वेट कर लेती हैं फर्टाइल सॉइल को, तो अगर वो इन्वेट कर रही हैं तो एक्सोटिक स्पीसीज भी तो ग्रो करेंगी, वहाँ पे कुछ तो ग्रो हो रहा है ना। वहाँ करे डू नॉट रीजनरेट क्विकली, मतलब कुछ भी नहीं, वहाँ पे रीजनरेट जल्दी नहीं होता। अब वो एक्सोटिक हो, अपनी वहाँ के एंडेमिक हो, इन्वेजिव हो, कुछ भी हो, राइट, तो ये तो नहीं होगा उस हिसाब से। अब लिखा रेन फॉरेस्ट स्पीसीज आर स्लो ग्रोइंग, वो स्लो ग्रोइंग होती ही हैं, इसलिए स्लो, यार ये तो नहीं लगता ना कि सारी स्पीसीज जो है वहाँ की वो स्लो ग्रोइंग हो। ये तो काफ़ी वैसी लग रही था कि बनाई हुई स्टेटमेंट की रेन फॉरेस्ट की स्पीसीज स्लो ग्रोइंग होती हैं, ये तो नहीं हो सकता ना थोड़ा। अब प्रोपगेट द ट्रीज इन अ रेन फॉरेस्ट हैव पुअर वाइबिलिटी, पुअर वाइबिलिटी, यार अब ये तो ऐसा पुअर वाइबिलिटी का टर्म अगर आपको पता है कि मे बी पुअर वाइबिलिटी हो सकता है, तो इस ऑप्शन को थोड़ा डाउट में रखते हैं अभी। द सॉइल ऑफ अ रेन फॉरेस्ट इज डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट, तो ये थोड़ी हो सकती है कि न्यूट्रिएंट नहीं मिलते हो, क्योंकि अगर एक प्लांट को न्यूट्रिएंट मिलेंगे तभी तो वो ग्रो करेगा। अब अगर वो वहाँ पे न्यूट्रिएंट ही नहीं मिल रहे हैं उसे, तो वो ग्रो कैसे करेगा, राइट। तो ए वाली स्टेटमेंट तो थोड़ी ठीक लग रही है। बी वाली में बस ये लग रहा है प्रोपगेट्स ऑफ द ट्रीज इन रेन फॉरेस्ट है पुअर वाइबिलिटी, तो पुअर वाइबिलिटी की वजह से वो स्लो ग्रो कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है। बाकी तो इसमें आप 50-50 में आ जाओगे। बाकी अगर थोड़ा इसमें फिर दिमाग लगाओ, क्योंकि बी वाले ऑप्शन तो यार मोस्टली ऐसे में थोड़े कम होते हैं। मैंने पहले ही बताया कि अगर आपको ए और डी में अच्छे लग रहे हैं कोई ऑप्शन की, जिसमें आपको शॉर्ट लग रहा है ए और डी में से हो सकता है, तो फिर ए पे ही जाना, मतलब ए और डी में से जाना अगर उसमें से आपको कोई शॉर्ट आ रहा है। तो इसमें भी वही सॉइल ऑफ द रेन डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट, तो न्यूट्रिएंट में कमी है, इस वजह से मे भी नहीं ग्रो कर रहे हैं। द हिमालयन रेंज इज़ वेरी रिच इन द स्पीसीज डाइवर्सिटी, बहुत ज़्यादा हिमालयन रेंज में है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन, कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट रीज़न है। इट इज़ अ हाई रेनफॉल डेट सपोर्ट लग्जरिएंट वेजिटेटिव ग्रोथ, वेजिटेटिव ग्रोथ की बात कर रहा है यहाँ पे, स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात कर रहा है। स्पीसीज डाइवर्सिटी में फ्लोरा और फौना दोनों आ जाएंगे, ये सिर्फ वेजिटेशन की बात कर रहा है, ठीक है, मान लिया चलो। इट इज़ अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बायोग्राफिकल जोन्स, तो हाँ ये हो सकता है। डिफरेंट बायोग्राफिकल जोन्स क्या है, तो उसमें फ्लोरा भी आ गए, फौना भी आ गए, तो डिफरेंट बायोग्राफिकल जोन्स के जो दोनों फ्लोरा और फौना है वो दोनों वहाँ पे आ जाएंगे, तो इसकी वजह से वहाँ पे स्पीसीज बढ़ जाएंगे, ये ठीक लग रही है। एक्सोटिक एंड इन्वेसिव स्पीसीज हैव नॉट बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द रीजन, तो अगर वो इंट्रोड्यूस ही नहीं की गई हैं तो इसकी वजह से वहाँ पे बहुत रिच है डाइवर्सिटी। अगर वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर जाएंगी तब तो वो और ज़्यादा रिच हो जाएंगी, राइट, या फिर रिच क्या हो जाएंगी, मतलब कुछ कम होंगी तो कुछ बढ़ेंगी भी, राइट। नॉट बीन इंट्रोड्यूस, तो ये कौन सा होता है कि आप किसी इंट्रोड्यूस करते हो, वो तो खुद आ जाती है ना, नॉट इंट्रोड्यूस। और क्या पता अगर एक भी हुई हो, अगर एक भी वहाँ पे हो तो ये तो गलत हो जाएगा। इट हैज़ लेस ह्यूमन इंटरफेरेंस, ये तो सीधे सीधे गलत हो जाएगा। लेस ह्यूमन इंटरफेरेंस, ह्यूमन इंटरफेरेंस कहाँ नहीं है यार, ह्यूमन इंटरफेरेंस हर जगह है। तो इसमें मोस्टली जो सबसे करेक्ट स्टेटमेंट क्या लग रही है जनरल स्टेटमेंट के हिसाब से, सीधे बी वाली लग रही है कि डिफरेंट बायो जियोग्राफिकल जोन्स वहाँ पे मिले हुए हैं। और हिमालय पे देखोगे भी लॉजिकली के हिसाब से कितनी चीज़ें हैं, ऊपर आपका पोलर आइस कैप पड़ जाएगा, फिर नीचे ऐसे जैसे जैसे नीचे आते रहोगे फिर यहाँ पे अलग आपको एक ट्रेन मिल जाएगी, नीचे और मिल जाएगी, और एकदम लो हिल्स पे आपको एक अलग ट्रेन मिल जाएगी, राइट। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग डिफरेंट बायोग्राफिकल जोन्स मिले हुए हैं जहाँ पे डिफरेंट टाइप के स्पीसीज हैं, फ्लोरा और फौना वो हर हमेशा चेंज होते रहते हैं, इस वजह से होता है, राइट। तो इसमें सबसे करेक्ट आंसर अपना बी वाला ही है। फिर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर द फॉलोइंग सेंट्रल एक्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, माइनिंग मिनरल, कस्टम, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग अबव एक्ट हैज रेफरेंस टू द बेयरिंग ऑफ द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन द कंट्री, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे क्या किस चीज़ की एक बेयरिंग है, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी इंडियन फॉरेस्ट एक्ट होगा ही, बायोडाइवर्सिटी का नाम है। अब माइनिंग एंड मिनरल का भी हो सकता है कि भाई अगर कोई माइनिंग एंड मिनरल कर रहे हो वहाँ से किसी अगर बायोडाइवर्सिटी पे एडवर्स इम्पैक्ट हो रहा है तो उसकी वजह से तो फिर कोई ना बियरिंग तो होगी ना कि माइनिंग मिनरल कर रहे हो से बायोडाइवर्सिटी का एक भी प्रोविज़न हुआ, फिर तो स्टेटमेंट सही हो जाएगी, तो ये ले लेते हैं।
इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का भी हो सकता है कंट्रोल एक्ट की, आपको ये बायोडाइवर्सिटी करनी है आप कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, राइट। साइट्स की इफेक्ट आती है, अपेंडिक्स 1 अपेंडिक्स 2 का आती है, ट्रैफिक के रूल्स हैं, ट्रेड इन फ्लोरा एंड फोना को, राइट। तो ये दो तो हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। कस्टम एक्ट को, तो कस्टम एक्ट यार मे भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, बाकी 1-2 प्रोविज़न होंगे तो होंगे, हो सकते हैं, राइट। कह नहीं सकते कि एक भी प्रोविज़न नहीं, क्योंकि बेयर एक्ट तो पूरा पढ़ा ही नहीं है, तो चारों ही लग रहे हैं, क्योंकि चारों ही हो सकते हैं। अब बाकी भी देखो कैसे 1, 2 और 4 का 1 to 4 का ऐसा कोई इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, राइट। ऐसे में बाकी कैसे अगर ऐसे ओनली पेयर वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें सीधे आप ओनली 4 पेयर करके आओ सीधा, क्योंकि अगर ऐसे स्टेटमेंट्स में ना कहाँ जहाँ पे पूछा कि बेयरिंग के लिए और आप पूरा प्रोविजंस, क्या पता अगर छोटा सा भी कहीं भी एक भी लाइन बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड हो गई किसी चीज़ को लेके तो सीधे हो गया ना, फिर तो वो हो जाएगा कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए। और जनरली ऐसी चीज़ें होती हैं कि बायोडाइवर्सिटी को कोई नुकसान ना हो, ऐसा प्रोविज़न हर एक एक्ट में डाला जाता है। अगला क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स। देखो अब कार्ल मार्क्स आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है सब चीज़ छोड़ दो, अब इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे ना कि कार्ल मार्क्स हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। अपने सिर्फ लॉजिकल बेसिस पे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हमें डेवलप करनी है, हमें ये नहीं देखना हमने पढ़ा है कि नहीं, ठीक है। नॉलेज बेसिस बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं करना है, ठीक है। कार्ल मार्क्स एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्लास स्ट्रगल विद द हेल्प ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज, ठीक है। इंपीरिकल लिबरलिज्म, एक्सटेंशनलिज्म, डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। अब पूछा क्या गया है यहाँ पे, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल से क्या पता लग रहा है, अपने को एक क्लास की बात पता लग रही है, और स्ट्रगल क्लास का मतलब क्या, क्लास क्या होती है, एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है मतलब कोई चीज़ है कि पैसे से रिलेटेड, एक तरीके से मान लो क्लास उससे बनती, कास्ट होती है अपनी ऐसी, बाकी क्लास बनती इकोनॉमिक से, पैसे से रिलेट की, आपका क्लास डेवलप हो रहा है, पैसा आ रहा है। और स्ट्रगल की बात कर रही है कि मतलब दो चीज़ों के बीच में थोड़ी लड़ाई हो रही है, कि दो स्ट्रगल है, दो लोग के बीच में थोड़ा अपोजिट रिलेशन है, ठीक है, अपोजिट रिलेशन है। तो ये दो चीज़ों की बात कर रही हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, पैसे वगैरह को लेकर के दो लोगों के बीच में आपस में स्ट्रगल चल रही है, ऐसा नाम से लग रहा है क्लास स्ट्रगल। अब इंपीरिकल लिबरलिज्म की बात कर रहा है इंपीरिकल के लिए, तो उसके लिए ठीक है। एग्जिस्टेंशलिज्म तो यार एग्जिस्टेंस के लिए होता है, वैसा तो लग तो नहीं रहा, चलो मान लेते हैं कि हो भी सकता है। डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, इससे भी कुछ पता नहीं लग रही है, तो एवोल्यूशन की बात कर रहा है, और क्लास स्ट्रगल की बात की गई है। यहाँ पे कहा है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, यहाँ पे अभी एक वर्ड आया मटेरियलिज्म सीधे क्लास से आपके जोड़ सकते हो, क्योंकि मटेरियलिज्म भी एक आपका इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, मटेरियलिस्टिक सोसाइटी, और क्लास सोसाइटी भी आपका इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट में आता है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए, जहाँ जो वर्ल्ड मटेरियलिस्टिक सोसाइटी के होते हैं वहीं पे क्लास डेवलप होती है, सिंपल सी चीज़ है। और डायलेक्टिकल का मतलब ही क्या होता है, डायलेक्ट का मतलब होता है दो चीज़ में अपोजिशन की, डायलेक्टिकल रिलेशन है, राइट, कि दो चीज़ें हैं जो अपोजिट इन नेचर में है डायलेक्टिक में, राइट। तो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म मतलब दो चीज़ें अपोजिट में हैं और मटेरियलिज्म से जुड़ी हुई हैं, तो सिंपल चीज़। और यहाँ पे भी किसकी बात कर रहा है, क्लास स्ट्रगल की, कि दो चीज़ें हैं क्लास की इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स में जिनके बीच में आपस में स्ट्रगल चल रहा है। यहाँ पे भी डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, दो लोगों की दो चीज़ के बीच में एक अपोजिट रिलेशन है मटेरियलिज्म को लेकर के। तो ये सीधे आंसर आता है आपका डी, जो सबसे ज़्यादा इसमें जुड़ी हुई है, राइट। देख रहे हो, अगर आपने नहीं पढ़ा, थोड़ा सा लॉजिक लगा करके, थोड़ा सा सोच करके कि कैसे ये हो सकता है क्लास स्ट्रगल, नॉमेनक्लेचर पे सबसे ज़्यादा फोकस क्या करो कि ये जो नाम है ना, ये पूछा क्या जा रहा है और उसके आंसर में क्या है, राइट। ऑप्शंस में जोड़ो कि कौन सा उसके साथ सबसे ज़्यादा, सारे तो नहीं जोड़ेंगे, एक ही जोड़ेगा, तो 3 तो गलत हैं इसमें, तो 3 के साथ आपको उसमें फोकस भी नहीं करना जोड़ने का, एक पे देखो जिसमें सबसे ज़्यादा जुड़ पा रहा है। यहाँ पे जैसे वर्ड दिया हुआ ना मटेरियलिज्म देखते ही आ गया क्लास में कि हाँ क्लास से रिलेट हो सकता है। फिर देखो अगला, अर्थ इन अर्थ एटमॉस्फेयर कॉल्ड आयोनोस्फेयर कहते हैं, फैसिलिटेट करता है रेडियो कम्युनिकेशन को। वाई द प्रेजेंस ऑफ ओजोन कॉजेज द रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव्स टू द अर्थ। प्रेजेंस ऑफ ओजोन की वजह से यार रेडियो वेव्स आती हैं यार, ये तो मुझे नहीं लग रहा कि ओजोन की वजह से रेडियो वेव्स आए अर्थ पे, ये तो थोड़ा एक ऐसी चीज़ दे दी कि डाउट में थोड़ा लग रहा है प्रेजेंस ऑफ ओजोन। फिर क्या लिखा है, रेडियो वेव्स हैव अ वेरी लॉन्ग वेवलेंथ, तो लॉन्ग वेवलेंथ तो यार हो सकती है रेडियो वेव्स की, कि रेडियो वेव्स हैव अ वेरी लॉन्ग वेवलेंथ। और यहाँ पे वैसे भी एक फैक्चुअल चीज़ दे रखी है लॉन्ग वेवलेंथ, और यहाँ पे दे रखा प्रेजेंस ऑफ ओजोन। बट रेडियो वेव का इसमें यही होता है कि वेरी लॉन्ग वेवलेंथ, तो वो वेव पहली तो अपने को लग रहा है कि ओजोन नहीं है, राइट, ओजोन तो नहीं होता कि ओजोन की वजह से डेवलप करे, राइट। और आयोनोस्फीयर की बात कर रहा है, और ओजोन तो अपनी स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, राइट, तो ये चीज़ तो नहीं होगी। और दूसरी वेरी लॉन्ग वेवलेंथ, तो ये हो सकता है कि रेडियो वेव्स की वेवलेंथ
लॉन्ग हो सकती है। वैसे ये PYQ टॉपिक भी आपका बेसिक्स में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हर साल क्वेश्चंस आते हैं। 2021 में भी आया, 22 में भी आया, तो वहाँ से ये लॉन्ग वेवलेंथ तो वैसे आपकी इसमें करेक्ट हो जाएगी, तो ये आपका 2 हो जाएगा वैसे इसमें। लेकिन आपको अगर ये चीज़ नहीं पता तो इसमें 50-50 में आप आ जाओगे कि ओनली 2 या नाइदर 1 नाइदर 2, ठीक है। तो इसमें आपको फिर करना पड़ेगा अगर बेसिक्स एकदम क्लियर नहीं है। फिर देखो FDI और FII के बारे में बात कर रहा है, रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट इन अ कंट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिप्रेजेंट द इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द टू। FI हेल्प द बेटर मैनेजमेंट स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी वाइल FDI ओनली ब्रिंग इन कैपिटल। चलो मान लेते हैं FDI हेल्प इन इंक्रीजिंग कैपिटल अवेलेबिलिटी इन जनरल वाइल FDI ओनली टारगेट स्पेसिफिक सेक्टर, ठीक है मान लेते हैं। FDI ओनली इन द सेकेंडरी मार्केट, FI फ्लो इन द प्राइमरी मार्केट, FDI कंसिडर्ड मोर स्टेबल देन FII, ठीक है। अब ये देखो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि FII जो है बेटर मैनेजमेंट स्किल्स और टेक्नोलॉजी लेके आता है और FDI सिर्फ कैपिटल लेके आता है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है, अपने को पता है नॉलेज सेंस में, लेकिन नॉलेज के हिसाब से लगाना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखो FDI सिर्फ ओनली ब्रिंग इन कैपिटल। अब दूसरी स्टेटमेंट पढ़ो, और यहाँ पे पूछा कि बेस्ट रिप्रेजेंट द इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द टू, तो मतलब इसमें एक ही स्टेटमेंट सही है, बाकी की 3 गलत होगी, ठीक है। अब ये देखो दूसरा कह रहा है FII हेल्प इन इंक्रीजिंग कैपिटल अवेलेबिलिटी इन जनरल वाइल FDI ओनली टारगेट स्पेसिफिक सेक्टर्स। तो अब दूसरा कह रहा है कि FII जनरली इंक्रीज करता है कैपिटल अवेलेबिलिटी को इन जनरल में, और पहले वाले स्टेटमेंट में कहता है कि FDI ओनली ब्रिंग इन कैपिटल। पहले में तो कह रहा है FDI कैपिटल लेके आता है, दूसरे में कह रहा है FII इंक्रीज करता है कैपिटल अवेलेबिलिटी को। दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट तो सीधे कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है पहली और दूसरी स्टेटमेंट आपस में, राइट। तो या तो पहली सही होगी या तो दूसरी सही होगी, ठीक है। अब तीसरे में पढ़ते हैं FDI फ्लो इनटू द सेकेंडरी मार्केट, ठीक है, और FI टारगेट प्राइमरी मार्केट। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि FII सेकेंडरी मार्केट में ना हो, FII प्राइमरी मार्केट में भी हो सकता है, सेकेंडरी मार्केट में भी हो सकता है। और यहाँ पे कह रहा है कि FII क्या नाम बेटर मैनेजमेंट स्किल एंड टेक्नोलॉजी लेकर के आता है, और तो अगर FII प्राइमरी टारगेट को मार्केट करता है तो ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट इससे रिलेट कर रही है कि ये करेक्ट हो जाएगी। और कह रहा है ओनली ब्रिंग इन कैपिटल, तो यहाँ पे आपकी ये वाली स्टेटमेंट चलो ठीक है मान लिया सही हो जाएगी ये वाली भी। FII इज कंसिडर टू बी मोर स्टेबल देन FDI, तो FII अगर मोर स्टेबल है और ये कह रहे हैं कि FII प्राइमरी मार्केट में आता है, ठीक है, इससे ये वाली स्टेटमेंट भी सही हो जाएगी अगर ये वाली हम तीसरी वाली सही मान रहे हैं तो। और यहाँ पे कह रहा है FDI से ज़्यादा स्टेबल है FII, मतलब FDI जो है लेस स्टेबल है। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि FDI जो है वो सेकेंडरी मार्केट में आता है, ठीक है, ये भी मैंने मान लिया कि तो सेकेंडरी मार्केट में आता है इसलिए लेस स्टेबल होगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला क्या गया है इंपॉर्टेंट डिफरेंस, तो मतलब सही तो एक ही होगी ना। इसके हिसाब से अगर मैं ये वाली सही मान रहा हूँ D वाली, तो C वाली भी सही हो रही है और A वाली भी सही हो रही है, समझ रहे हो आप। तो अगर आपको ये करना है, क्योंकि सही तो एक ही होगी ना, अगर आप ये वाली सही मानोगे C वाली, तो इससे D वाली भी सही होगी, A वाली भी सही होगी, तो फिर आप सही कौन सी करोगे। लेकिन अगर आप सिर्फ B वाली सही मान रहे हो कि B वाली स्टेटमेंट सही है कि FII सिर्फ कैपिटल लेके आता है और FDI सिर्फ स्पेसिफिक टारगेट को करता है, तो इससे क्या होगा, बाकी की 3 स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी और इससे आपकी सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही होगी। अब ये देखो, जैसे अगर आपने मान लिया कि FDI सिर्फ ओनली स्पेसिफिक टारगेट को करता है, FII इंक्रीज कैपिटल अवेलेबिलिटी करता है, तो यहाँ पे आपका ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी कि FII जो है वो क्या नाम है ओनली ब्रिंग इन कैपिटल हो जाएगा यहाँ पे, और FDI जो है बेटर मैनेजमेंट फैसिलिटीज़ हो जाएगी, ठीक है। ये मतलब यहाँ पे स्वैपिंग हो जाएगी, तो मतलब ये वाली रॉन्ग हो जाएगी। फिर ये देखो FDI फिर यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, FII वो ओनली फ्लो इन द सेकेंडरी मार्केट और FDI जो होता है टारगेट प्राइमरी मार्केट, तो यहाँ से ये वाली भी सही हो जाएगी, राइट, स्पेसिफिक सेक्टर में। और ये FII क्या नाम है इंक्रीज कैपिटल, ये वाली आ जाएगी कि ओनली ब्रिंग इन कैपिटल, तो ये वाली स्टेटमेंट यूज इस हिसाब से गलत हो जाएगी। फिर FII इज कंसिडर टू बी मोर स्टेबल देन FDI, अगर आपने ये दूसरी वाली स्टेटमेंट सही मान रहे हो तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। फिर इससे क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा कि FDI ज़्यादा स्टेबल है और FII लेस स्टेबल है, तो फिर इसके हिसाब से यही हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी यही हो जाएगा कि FII सेकेंडरी मार्केट में आता है इसलिए लेस स्टेबल होगा, और FII प्राइमरी मार्केट में आता है, FDI प्राइमरी मार्केट में आता है इसलिए ज़्यादा स्टेबल है, राइट। तो ये वाली भी स्टेटमेंट उससे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा स्टेटमेंट कौन सी सही हो रही है, B वाली, क्योंकि अगर B वाली आप सही नहीं करोगे, अगर आप A, C या D में से कोई चूज़ करोगे, तो अगर A वाली सही होगी तो D वाली भी सही होगी और C वाली भी सही होगी, लेकिन करेक्ट ऑप्शन तो एक ही है ना, तो इसलिए सही क्या आंसर होगा, B, देख लो। तो सीधे सीधे, लेकिन ये चीज़ें सोचने के लिए ना आप वहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए, इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। जब तक आप इस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करोगे ना इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तब तक आपका क्या नाम है ऐसा वो नहीं डेवलप होगा, तो उसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होगी, ठीक है। अगले पे आ जाते हैं। एक जेनेटिकली ब्रिंजल कॉपन का ये है BT ब्रिंजल, उसको डेवलप किया है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका,
उसको पेस्ट रेजिस्टेंट बनाने के लिए टेस्ट एंड क्वालिटी, ड्रॉट रेजिस्टेंट, सेल्फ लाइफ लॉन्गर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात की जा रही है बीटी ब्रिंजल की। अब एक ब्रिंजल है, अब ब्रिंजल को यार आप मॉडिफाई कर रहे हो तो किसी चीज़ को अगर आपकी नई स्पीसीज़ बना रहे हो तो यहाँ पे लिखा है उसका टेस्ट और न्यूट्रिटिव क्वालिटीज़ को इंप्रूव करने के लिए। तो टेस्ट यार, टेस्ट इंप्रूव करने के लिए क्यों ही किसी चीज़ का यार उसको जेनेटिकली इंजीनियर करोगे कि आपका टेस्ट इंप्रूव हो जाए। सरकार इतना पैसा खर्च करेगी, राइट, या फिर कोई इतना पैसा खर्च करेगा कि उसका टेस्ट इंप्रूव किया जाए, उसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाए। तो ये तो थोड़ी एक्सट्रीम लेवल की सिचुएशन लग रही है मुझे, तो पहला दूसरा तो नहीं लग रहा है। अब देखो कोई भी चीज़ बनाई जा रही है तो उसके दो ही मेन कारण हो सकते हैं। अगर क्रॉप को बनाया जा रहा है, क्रॉप को अगर मॉडिफाई किया जा रहा है, दो ही चीज़ हो सकती है मोस्टली, या तो उसमें उसको पेस्ट रेजिस्टेंट बनाया जा रहा होगा, राइट, कि किसी चीज़ से रेजिस्टेंट बना दिया जाए, या ड्रॉट रेजिस्टेंट हो सकता है, राइट, कि पेस्ट रेजिस्टेंट, या फिर उसकी ईल्ड बढ़ाने के लिए होगा कि क्रॉप वो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ा दे, या फिर उसको रेजिस्टेंट बना दिया जैसे कि ईल्ड बनाने के लिए HYV सीड्स आते हैं, राइट, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आते हैं, तो उससे क्या होता है ईल्ड बढ़ जाती है। या तो दूसरी चीज़ है जिससे उसको रेजिस्टेंट बनाया जाता है कि उस पर क्या नाम है वो सारी चीज़ें ना लगें, पेस्ट वगैरह ना लगे, उसको क्या नाम है बाकी चीज़ें दिक्कतें ना हो। तो इसमें क्या होगा, अब देखो सेल्फ लाइफ लॉन्गर। अब यार बीटी ब्रिंजल है, ब्रिंजल यार फ्रिज में रख दो वैसे ही 10 दिन चल जाएगा, तो उसको भी आप ये चाहते हो कि उसकी सेल्फ लाइफ और लॉन्गर। तो एक वेजिटेबल है, उसको क्या 1 साल के लिए आप चलाओगे, नहीं ना। तो सिंपल सी चीज़ है, वो खाने की चीज़ है, तो उतनी सेल्फ लाइफ और कितनी लॉन्ग करोगे, थोड़ी सी लॉन्ग होती है। उसके अलावा तो डी वाला स्टेटमेंट भी उतना करेक्ट नहीं है, क्योंकि इतना अगर आप लगा रहे हो, जेनेटिकली इंजीनियर्ड कर रहे हो, तो आप चाहोगे या तो उसकी ईल्ड बढ़े, या तो वो कोई चीज़ से जिसको उसको खतरा है उसका एक रेजिस्टेंस डेवलप कर ले। ये दो चीज़ हो सकती हैं। तो अब यहाँ पे पेस्ट रेजिस्टेंस हो सकता है, ड्रॉप है। तो यहाँ पे अगर आप ये सोचोगे ऐसे तो 50-50 में आप आ सकते हो एग्ज़ाम हॉल में। 50-50 में फिर आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पे एग्जाम हॉल में कि आप उसको पेस्ट रेजिस्टेंट मार्क करके आओ या फिर ड्रॉट रेजिस्टेंट मार्क करके आओ। तो बाकी चीज़ में ऑप्शन में ऐसे आप पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाएगा। ए और डी में वैसे आप जा सकते हो कि ए और डी में अगर आपको सबसे ज़्यादा अच्छा करेक्ट में अगर ऐसा लग रहा है कोई ऑप्शन जो ज़्यादा बेहतर में ए में है तो ए में आ जाना। पहले भी मैंने बताया ए और डी के लिए। फिर आम आदमी बीमा योजना, ये तो थोड़ा वैसा है कि चलो द मेंबर इंश्योर्ड स्कीम मस्ट बी द हेड ऑफ द फैमिली और इंजीनियरिंग मेंबर ऑफ द फैमिली इन द रूरल एंड लैंडलेस हाउस। द मेंबर इंश्योर्ड मस्ट बी इन द एज ग्रुप ऑफ 60 to 65 ईयर्स। यहाँ तो एज एक फैक्ट दे रखा कि 60 to 65 ईयर्स के लिए, और आम आदमी की बात की जा रही है तो 60 to 65 ईयर्स यार ये तो एक ब्रैकेट लग गया ना। तो इसके पहले जो 25 साल के लोग हैं उनके लिए आप उनका बीमा नहीं कराओगे, उनको खतरा नहीं है। जो 29 साल का उसको खतरा नहीं है। और सिर्फ आप 65 साल की बात कर रहे हो, 65 साल में अगर कोई एक बुजुर्ग है उसका आप बीमा कर रहे हो, वो तो यार मान लो यार 2 साल में अगर 70 की एवरेज हमारे यहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी ही है, ठीक है, कर रहे हो 5 साल में यार आप उसको इतना ज़्यादा रिटर्न दे सकते हो। ऐसे तो लोग क्या नाम है 64 साल की उम्र में कराएंगे, कोई 30 साल की उम्र में क्यों कराएगा, राइट। तो सिंपल सी चीज़ है, ये तो थोड़ा फैक्चुअल चीज़ है कि दूसरी तो गलत लग रही है। फिर देयर इज़ अ प्रोविज़न फॉर free scholarship up to the 2 children of the insured who were studying between the class 9 and 12। तो ये तो हो सकता है कि दे दे सरकार की भाई बीमा करा लो आपके 2 बच्चों को, वो भी दे देंगे एक फ्री के लिए। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बाकी ए में मेंबर इंश्योर्ड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द फैमिली अर्निंग मेंबर होना चाहिए रूरल एंड लैंडलेस हाउस होल्ड में, तो ये भी हो सकता है। क्योंकि अब तीनों तो दो वाली सेकेंड स्टेटमेंट तो ज़्यादा ही वैसी रॉन्ग में लग रही है, तो उसमें फिर आपका आ जाएगा ये मान लो ऐसे करके, तो फिर इसमें आपको इन दोनों में चूज़ करना पड़ेगा। बाकी ओनली पेयर में होगा तो फिर एक गलत हो रही है और 3 में से 1 सही दे, या 3 की तीनों सही तो होगी नहीं। ये प्रोबेबिलिटी काम है तो 3 में से 2 की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है कि 3 में से 2 सही हो, तो ओनली 2 पेयर ऐसे कर लेना। बाकी इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबल oil prices, Brent crude oil is frequently referred in the news. What does imply? बेजर क्वालिफिकेशन ऑफ क्रूड ऑयल, तो नाम में ही क्रूड है इसके, तो ये तो होगा ही। सोर्स होता है नॉर्थ सी से, तो हो सकता है एक फैक्ट है। इट डज नॉट कंटेन सल्फर, तो यार डज नॉट कंटेन सल्फर अगर 0.001% भी अगर कहीं से सल्फर हो गया, उसमें थोड़ा आ गया, तो ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी ना। तीसरा तो सीधे सीधे आपका ऐसे रॉन्ग हो जाएगा, सीधे 1 और 2 आ जाएगा ऐसे, राइट। पहला तो सही है, आपको पता है। नहीं भी पता अगर आपसे ओनली पेयर वाला क्वेश्चन हो तो एक रॉन्ग है, अब बाकी सिर्फ एक सही दे यार, दूसरे भी फैक्ट बदल दे, तो एक में आपको फिर यहाँ पे रिस्क लेना पड़ जाएगा। थोड़ा 50-50 पे आकर के आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा उसमें। अब हैवी वाटर का बात कर रहा है कि हैवी वाटर के फंक्शन क्या है न्यूक्लियर रिएक्टर में। स्लो डाउन करना, इंक्रीज़ करना, कूल डाउन करना, स्टॉप करना, 4 चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। अब देखो पहला और दूसरा ऑप्शन पढ़ो। स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स, इंक्रीज द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों ऑप्शन सेम जैसे हैं, ठीक है। ये दोनों को हटा दो।
ये दोनों थोड़े से अलग है, यहाँ पे रिएक्टर की या न्यूक्लियर रिएक्शन की बात कर रहा है, ये दोनों एकदम सेम जैसे हैं, बस स्लो डाउन और इंक्रीज़ का फ़र्क है। तो जाहिर सी बात है जहाँ पे दो स्टेटमेंट एकदम सेम से जैसे दिए हुए हैं वहीं पे यूपीएससी ने कुछ खेल किया होगा। तो खेल किया है तो यहाँ पे आप कहीं पे हैवी वाटर, अगर किसी चीज़ को वाटर पे आप डाल रहे हो, कोई चीज़ हो रही है उस पर वाटर डाल रहे हो, तो उसको थोड़ा स्लो करने के लिए लोग डालते हैं, या फिर कुछ जैसे कोई चीज़ जल रही है तो उस पर आप पानी डालोगे थोड़ा कम हो जाएगा, आज टेम्परेचर कम हो जाएगा, राइट, उन चीज़ों के लिए। तो जाहिर सी बात थोड़ा स्लो डाउन के लिए होगा मोस्टली, राइट, हैवी वाटर, तो स्लो डाउन आंसर आ गया, स्लो डाउन ऑफ द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। पहले भी बताया मैंने, ए और डी में अगर ऐसा कुछ हो या फिर किसी ऑप्शन में अगर ए में आपको लग रहा है कि ये सही हो सकता है तो ए पे मार्क करके आना, मोस्टली सही हो जाएगा। फिर देखो, इन इंडिया रिलीजियस सेक्ट कम्युनिटी है, स्टेटस मिला है नेशनल माइनॉरिटी का, तो उसको स्पेशल एडवांटेजेस क्या क्या होंगे। इस्टेब्लिश करता है स्कूल, एडमिनिस्टर करता सकता है एक्सक्लूसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, तो हाँ हो सकता है यार, माइनॉरिटी है बिल्कुल। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली नॉमिनेट कर देती है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कम्युनिटी ऑफ द लोकसभा। पॉलिटी पढ़ी है यार, लक्ष्मीकांत पढ़ी है, तो सिंपल सी बात है, ऐसी चीज़ तो कहीं नहीं दी हुई। और ऑटोमेटिकली नॉमिनेट कर देना यार नेशनल माइनॉरिटी के, तो नहीं लगता मुझे। डिराइव कर सकता है बेनिफिट फ्रॉम PM 15 पॉइंट प्रोग्राम, तो हाँ बेनिफिट यार हो क्यों नहीं हो सकता, 15 पॉइंट प्रोग्राम है तो मे बी ये कोई भी एक प्रोविज़न हो सकता है उसमें माइनॉरिटी के लिए, उससे क्या पता थोड़ा भी बेनिफिट अगर मिल जाए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी तरीके से मिल जाए तो हो सकता है। पॉजिटिव स्टेटमेंट है ये, और पहली भी पॉजिटिव है। दूसरी वाली में बस ये है कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा ऑटोमेटिकली, तो ऑटोमेटिकली यार थोड़ा वो आ जाता है ना कि कोई है उसको प्रेजेंट तुरंत कर देगी भाई, ये नहीं लग रहा। तो 1 और 3 आ गया इसमें सीधे आपका। इंडिया में लैक ऑफ पर्सन डिसेबिलिटीज़ हैं, उनको बेनिफिट्स कौन कौन से अवेलेबल। फ्री स्कूलिंग 18 साल तक, तो गवर्नमेंट स्कूल हाँ हो सकती है भाई, क्यों नहीं होगी, डिसेबल है उनको स्कूलिंग के लिए गवर्नमेंट चाहती है वो पढ़ाई लिखाई बढ़े, आगे बढ़े। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट द लैंड ऑफ सेटिंग बिजनेस, तो क्यों नहीं हो सकता प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट यार, हर जगह रिजर्व कोटा होता है, सबको दिया जाता है, अलग कास्ट वाइज दिया जाता है, उनको डिसेबल है उनको भी दिया जाता है, यूपीएससी में खुद है जब कोटा, तो लैंड अलॉटमेंट में क्यों नहीं दे सकती सरकार, दे सकती रिजर्वेशन यार, वहाँ पे उनको एक प्रेफरेंशियल दिया जाएगा कि अगर वो गए तो उनको प्रेफर किया जाएंगे। रैम्स इन पब्लिक बिल्डिंग, ये तो होगा ही तीसरा, तो सीधे सीधे 1 2 3 सीधा आ गया। जहाँ पे अब उनके बेनिफिट के लिए बात की जा रही है ना, तो अगर बेनिफिट की बात है, कुछ अच्छी चीज़ है, तो तीनों चीज़ें जाहिर सी बात है। फिर व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रमोटिंग मेगा फूड पार्क्स। मेगा फूड पार्क के लिए प्रोवाइड गुड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, तो हाँ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हो सकता है। इंक्रीज प्रोसेसिंग ऑफ पेरिशेबल, इंक्रीज द प्रोसेसिंग वेस्टेज, रिड्यूस वेस्टेज, हाँ ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट हो सकता है। प्रोवाइड इमर्जिंग एंड इको फ्रेंडली फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज टू एंटरप्रेन्योर्स, तो यार टेक्नोलॉजी क्यों प्रोवाइड करेगी, वो तो मेगा फूड पार्क बना रही है ना, फूड पार्क है, फूड पार्क में यार टेक्नोलॉजी, सरकार कैसे टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगी, सरकार तो खुद प्राइवेट पे निर्भर होती है टेक्नोलॉजी के लिए कि R&D के लिए, तो वो तो स्पेस आपको दे सकती है, स्पेस दे देगी, इंफ्रास्ट्रक्चर दे देगी, वहाँ रोड वगैरह डेवलप कर देगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा देगी, सब्सिडी प्रोवाइड कर देगी, लेकिन टेक्नोलॉजी कैसे प्रोवाइड करेगी उस चीज़ के फूड पार्क। तीसरा तो थोड़ा डाउटफुल में, तो 1 और 2 इसमें। फिर ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन के ये दो जो क्वेश्चन है, इसमें आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। देखो, द ऑथराइजेशन ऑफ द विड्रॉल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट फंड ऑफ द इंडिया मस्ट कम फ्रॉम द, ये तो आपको लक्ष्मीकांत पढ़िए, सीधा पार्लियामेंट आ जाएगा आपका, बेसिक्स के लिए है ये। ऑल रेवेन्यू रिसीव बाय द गवर्नमेंट बाय द वे ऑफ द टैक्सेस ऑफ द रिसीव ऑफ द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस आर क्रेडिटेड टू द, किस में होंगे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको बेसिक चीज़ें से पता है। लेकिन अब ये इसमें एक चीज़ देखो, ये क्वेश्चन बनाने के पैटर्न में, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन किस चीज़ के बारे में पूछा है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है, और दूसरा जो क्वेश्चन बना है उसके ऑप्शन का कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसका आंसर है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, एक इसी चीज़ के बारे में पहले क्वेश्चन पूछा गया है, जस्ट इसके ऊपर, ठीक है, और यही सेम चीज़ 2021 में भी हुई है। 2021 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ IVC साइट, उसमें एक ऑप्शन है सोगुरा, ठीक है, और उसका जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ही उसके रिगार्डिंग पूछा गया है सोगुरा इंस्क्रिप्शन के बारे में, सोगुरा इंस्क्रिप्शन के बारे में। ठीक है, सेम तरीके से, इसी तरीके से बनाए, वो ऑप्शन, वो क्वेश्चन है सोगुरा वाला, उसके जस्ट अगला क्वेश्चन है ये सोगुरा इंस्क्रिप्शन का, उसी से रिलेटेड। 2022 में सेम तरीके से क्वेश्चन बनाया गया कि सबसे ज़्यादा मीथेन या फिर ऐसे इमिशंस के बारे में बात की गई है, उसमें ऑप्शंस में राइस है उसका, ठीक है, राइस उसका करेक्ट है, और जस्ट उसके अलग ही उसका एक अगला क्वेश्चन बनाया है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। देख रहे हो, तो ये चीज़ होती है अगर, तो इससे मैंने ये चीज़ देखी। अब ये शॉर्ट शॉर्ट नहीं कह सकता हूँ कि ये सही है 100% वर्क करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन अगर कोई चीज़ है एक ऑप्शन में आपका वहाँ पे कोई एक क्वेश्चन बना है, ठीक है, और एक ऑप्शन से उसका आंसर बना है, और जस्ट अगला क्वेश्चन ही उसी से रिलेट कर रहा है उस ऑप्शन से, तो मतलब मोस्टली केसेस में आंसर ही है, क्योंकि अब तक 3-4 बार मैंने देखा। एक और क्वेश्चन था शेल गैस का, ये आई थिंक 2015 या 14 या 15 के बीच में आया हुआ है शेल गैस का,
एक क्वेश्चन है उसका जस्ट अगला क्वेश्चन शेल गैस का उसका था, गुआर का था, गुआर गम करके तो किस चीज़ में यूज़ होता है। फिर अगला क्वेश्चन शेल गैस का है कि शेल गैस, तो ये गुआर गम भी शेल गैस में यूज़ होती है, उसी से रिलेटेड था। तो ठीक है, तो ऐसा ये चीज़ मैंने नोटिस की है कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं। तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि श्योर शॉट वर्क करता है, कि लगन अगर है तो यार क्वेश्चन छोड़ने से अच्छा रिस्क ले लो। अगर सही हो गया तो मार्क्स आ जाएंगे। 4 बार देख चुका हूँ, चारों हिसाब से तो सही चल रहे थे, अगर आ जाते हैं ठीक है। क्योंकि 2022 में राइस वाले क्वेश्चन में मैंने ऐसे ही देखा था। मैंने अगला क्वेश्चन देखा सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ऊपर वाला देखा इमिशन का क्वेश्चन था, उसमें राइस आया हुआ था। राइस मैंने देखा, मैंने अगला क्वेश्चन राइस का है, राइस में मैंने टिक कर दिया, राइस सही आंसर था उसमें। तो मेरे हिसाब से तो वो सही हो गया था वैसे। बाकी अब देखो हो भी सकता है। माइक्रो फाइनेंस की बात हो रही है। प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल सर्विस टू द पीपल ऑफ लो इनकम ग्रुप्स इंक्लूड कंज्यूमर और सेल्फ एम्प्लॉयड सर्विसेज। माइक्रो फाइनेंस क्या क्या होती है? क्रेडिट फैसिलिटीज, सेविंग, इंश्योरेंस, फंड ट्रांसफर। नाम में क्या बोला गया है? माइक्रो फाइनेंस। फाइनेंस का बात कर रहा है तो क्रेडिट फैसिलिटीज़ तो होंगी, सिंपल सी बात है। सॉरी। लो इनकम कंज्यूमर ग्रुप के बारे की बात की जा रही है। कंज्यूमर भी है, सेल्फ एम्प्लॉयड भी हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड कंज्यूमर है, सेविंग फैसिलिटीज़ तो फिर होगी, क्योंकि कंज्यूमर से यहाँ छोटे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं तो उनके लिए, और माइक्रो फाइनेंस सेविंग तो दे सकते हैं। इंश्योरेंस, फंड ट्रांसफर, ये सारी चीज़ें नॉर्मल सी चीज़ें हैं यार। अगर माइक्रो फाइनेंस दे रहे हैं तो ये सारी चीज़ तो दे सकते हैं, छोटी मोटी फैसिलिटीज़ है तो देना ही चाहिए उन्हें, तो ये हो जाएगा। फिर देखो साउथ एशिया जो है ग्लोबल कम्युनिटी ओवर द स्पेस एंड अटेंशन पा ली है, जियो स्ट्रैटेजिकली सिग्निफिकेंट रीजन बन गया है। सबसे कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन क्या है इसका कि ये हॉट थिएटर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, तो भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर का यार साउथ ईस्ट एशिया से उतना रिलेशन तो था नहीं, कि मतलब कि था, चलो जापान वगैरह साइड का था, लेकिन मतलब इतना ज़्यादा तो नहीं है कि उसकी वजह से एक जियो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट हो जाए। फिर लोकेशन विद द आशियान पावर ऑफ इंडिया एंड चाइना, चाइना और इंडिया के बीच में आशियान पावर का लोकेशन, तो मतलब इसके लिए जियो स्ट्रैटेजिकली सिग्निफिकेंट रीजन मतलब थोड़ा और भी चलो देख लेते हैं। इट इज़ अ एरिया ऑफ एरेना ऑफ सुपर पावर कन्फ्रंट्रेशन बिटवीन द कोल्ड वॉर पीरियड। तो कोल्ड वॉर पीरियड में यार सुपर पावर कन्फ्रंट्रेशन का तो उतना नहीं था, तो सी वाला तो हटा दो। इट लोकेशन बिटवीन द पैसिफिक एंड इंडियन ओशन एंड प्रीमिनेंट मैरी टाइम कैरेक्टर, ये आया ना ऑप्शन। अब ये ऑप्शन अब आप पढ़ो। इंडियन ओशन की बात कर रहा है, पैसिफिक ओशन की बात कर रहा है, इंडो पैसिफिक हमें पता है कितना ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। क्वाड हो गया, ऑकस हो गया, कब से चला जा रहा है, इन सब की बात हो रही है। इंडिया की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है अभी? क्योंकि इंडिया का कंट्रोल है इंडियन ओशन पे, राइट। सिंपल सी चीज़ है। तो सबसे ज़्यादा जियो स्ट्रैटेजी, और यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है ना, जियो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट। जियो स्ट्रैटेजिकली मतलब जियोग्राफिकली की बात कर रहा है। जियोग्राफी के हिसाब से सबसे ज़्यादा यही है ना, इंडिया कहाँ पे लाई करता है? साउथ ईस्ट एशिया के बगल में, पैसिफिक से भी कनेक्शन है, इंडियन ओशन। और दूसरी चीज़ यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहा है? प्रीमिनेंट मैरी टाइम कैरेक्टर। मैरी टाइम कैरेक्टर के लिए भाई, राइट। तो सिंपल सी चीज़ ऑप्शन डी इसमें सबसे ज़्यादा जो सबसे सटीक बैठ रहा है। और करंट के हिसाब से ये सारी चीज़ें आपकी पुरानी की चीज़ें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर, इन सारी चीज़ों की बात है। ये एक बात कर रहा है कि अभी एक अपकमिंग चीज़ के लिए जो अभी करंट में चल रही है, ठीक है। तो यहाँ से आपका डी आ गया ऐसे। फिर ये देखो, ये क्वेश्चन भी बात कर रहा है, कंपनी कह रही है कि उसके फूड में ट्रांस फैट नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा? द फूड प्रोडक्ट आर नॉट मेड आउट ऑफ हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स। तो हाइड्रोजनेटेड ऑयल से डज नॉट कंटेन है ना, नॉट मेड ऑफ, हाँ तो ये हो सकता है। द फूड प्रोडक्ट आर नॉट मेड आउट ऑफ एनिमल फैट ऑयल। द फ्यूल वाइज आर नॉट यूज नॉट लाइक टू डैमेज द कार्डियोवास्कुलर। ट्रांस फैट नहीं है तो सिंपल सी बात है यार, कार्डियोवास्कुलर पे उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और ये कह रहे हैं कि ट्रांस फैट नहीं कंटेन है, तो इसका मतलब उसमें हाइड्रोजनेटेड ऑयल नहीं होंगे, सिंपल सी बात है, ये भी सही हो जाएगा। और लिखा है डू नॉट आर नॉट मेड आउट ऑफ एनिमल फैट ऑन ऑयल। तो यार ये तो अगर क्या नाम है, ट्रांस फैट है उसमें नहीं है, तो इसका मतलब वो ट्रांस फैट नहीं, उसमें हाइड्रोजनेट, मतलब वो तो फिर नॉर्मल सी चीज़ों से बना होगा ना, जो कि अपनी सराउंडिंग से मिल के बनी हुई है इन चीज़ों से। तो उसमें तो फिर ये एनिमल फैट ऑयल से इससे तो बन सकता है ना, केमिकल्स ही उसमें यूज़ नहीं किए गए इसका मतलब, राइट। तो मतलब दूसरा तो मतलब मेरे हिसाब से तो सही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी लिखा है फूड आर नॉट मेड ऑफ हाइड्रोजन, द फूड आर नॉट मेड ऑफ, तो इन दोनों में से एक ही हो गई। दोनों देख रहे हो सिमिलर स्टेटमेंट है पूरी, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजनेट ऑयल दिया है एनिमल, तो इन दोनों में से एक ही होगा। और हाइड्रोजनेट ट्रांस फैट मोस्टली, नाम से भी ऐसे लग रहा है हाइड्रोजनेट ऑयल, ये तो यही होना चाहिए कि उसमें ये तो 1 और 3 आई थिंक इसमें होना चाहिए मोस्टली करेक्ट। फिर यहाँ पे देखो, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी की बात कर रहा है, कौन कौन एलिजिबल है? एडल्ट मेंबर ऑफ ओनली शेड्यूल का शेड्यूल, यार ये तो बहुत कम लोग हो जाएंगे फिर। और नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी की बात है यार, तो सिर्फ शेड्यूल का शेड्यूल मेंबर को क्यों लाएंगे? मेंबर बिलो पॉवर्टी लाइन, ये हो सकता है। एडल्ट मेंबर ऑफ ऑल बैकवर्ड कम्युनिटी है, तो फिर से वही बैकवर्ड कम्युनिटी आ गई, ओबीसी के लिए बात कर रहा है ये सब। फिर
एडल्ट मेंबर ऑफ एनी हाउस होल्ड, तो ये सबसे ब्रॉड आ गया एनी हाउस होल्ड। एनी हाउस होल्ड में क्या आ जाएगा, ओबीसी भी आ जाएंगे, SC ST भी आ जाएंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले भी आ जाएंगे, ठीक है, देख रहे हो। तो इसमें भी क्या आ गया आपका स्पेसिफिक आ गया कि ब्रॉड सेंस में सबसे ज़्यादा क्या आएगा, डी, ठीक है। तो देखो इसमें मैंने आपके लगभग 40 क्वेश्चन, इसमें 41 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखो बाकी के जो 60 क्वेश्चन बचे हैं, मेरा थोड़ा मैं पूरे करा देता लेकिन थोड़े गले ख़राब है, तो इसमें मैंने बाकी छोड़ दिए। बाकी उसको आप खुद से प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, पेपर डाउनलोड कर लेना 2011 का पेपर ये डाउनलोड कर लेना, इस पर प्रैक्टिस करना पूरी PYQ को, और ऐसे करना ना कि आपकी नॉलेज यूज़ ना हो उसमें। अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा भी ना तो भूल जाओ कि आपने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, आपको आता है। आपने ये मत सोचा करो कि जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा कि तुरंत दिमाग में बुक चलने लग गई कि ये किस पेज पे था, मैंने ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, वो सब सारी चीज़ें छोड़ दो। आपको क्या करना है, सीधे आपको खोलना, स्टेटमेंट दी हुई ना उससे आंसर निकालो। मैक्सिमम चीज़ें अगर आपने पढ़ी है नहीं पढ़ी है वो सारी चीज़ें छोड़ दो, उन सब चीज़ों के बारे में आपको अब सोचना ही नहीं है, ठीक है। सिंपल सा क्या करना है, जो स्टेटमेंट दी हुई है उसको पढ़ो, उसको समझो, उससे देखो कि स्टेटमेंट से कौन सी ज़्यादा सबसे सटीक बैठ रही है, ठीक है। जो सबसे अच्छी बैठ रही है उससे आप सॉल्व करो, उससे आंसर निकालो, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन 100 वाला इसमें डिस्कस कर देता हूँ, और मैं इसे लिखा है, द धर्म एंड रीता डेप्सिट सेंट्रल इंस्टेट ऑफ द एंशिएंट वैदिक इंडिया इन द कंसेप्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। धर्म जो होता है कंसेप्शन है ऑब्लिगेशन और डिस्चार्ज ऑफ द एडवांस ड्यूटीज टू वनसेल्फ एंड मोरल। रीत क्या होती है, फंडामेंटल मोरल लॉ है गवर्निंग द यूनिवर्स एंड ऑल द कंटेंट इन। अब यहाँ पे देखो दो चीज़ें दे रखी, तो यहाँ पे हो सकता है ऐसा स्वैप भी कर दें, लेकिन यहाँ पे ये बात कर रहा है कि धर्म है ऑब्लिगेशन और डिस्चार्ज ऑफ द वन ड्यूटी। तो कृष्ण भगवान ने बोली है कि एक इंसान को अपना धर्म पालन करना चाहिए, अपनी जो उसकी ड्यूटी है। और बाकी रीत, यार रीत से वही आता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, तो रघुकुल रीत मतलब रघुकुल रीत तो एक मोरल लॉ ही है भाई, इसी हिसाब से तो ऐसे करके हो सकता है यार। देखो रघुकुल रीत सदा चली आई तो मतलब एक मोरल लॉ ही है जो चलता आ रहा है, तो वहाँ से आंसर आ सकता है आपका कि रीत मोरल लॉ ही होगा, धर्म से डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज़ हैं। तो देखो इसकी वजह से आंसर भी आ गया आपका बोथ 1 और 2, ठीक है। तो ऐसे मैंने कर दिए, तो ऐसे करके कोशिश करो हर एक क्वेश्चन को, आपके मन में जितनी चीज़ें जो नहीं पढ़ी उसके बारे में छोड़ दो कि ये नहीं पढ़ा, ये नहीं आता, वो सब छोड़ दो। स्टेटमेंट पढ़ो, उसको ऐसे सॉल्व करो कि आपने उसके बारे में नॉलेज है ही नहीं, बस सामने जो 3-4 लाइन लिख रखी उसके बेसिस पे आपको आंसर निकालना है। अगर स्टेटमेंट्स नहीं दी हुई हैं, सिंगल स्टेटमेंट, अगर सीधे ऑप्शंस दे रखे, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, ऑप्शन देख रहे हैं तो ऑप्शंस में ही पढ़ो कि ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा उसके बारे में क्या सटीक बैठ रहा है उसमें, ठीक है। कौन सा ऐसा टर्म है, जैसे मैंने आपको न्यू स्टार्ट का बताया ना, न्यू स्टार्ट क्या था, पढ़ा था नहीं पढ़ा तो छोड़ो, लेकिन उससे रिलेट करो ना कि कौन सा चीज़ उससे रिलेट कर रहा है उसके नाम से, क्योंकि किसी चीज़ का भी कोई नाम रखा जाता है ना तो कुछ बेसिस पे रखा जाता है, और गवर्नमेंट के तो हर एक प्रोविज़न, हर एक चीज़ ही नाम के बेसिस पे होता है, तो नाम बहुत ज़्यादा सिग्निफाई। अगर आपने ये चीज़ पहचान लिया कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है ना, कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, तो आपके आंसर सीधे सीधे आने लग जाएंगे, बहुत ईजी हो जाएगा आपका यूपीएससी, इतना फ्री फ्लो से जाएगा ना कि मतलब मज़ा ही आ जाएगा। तो देखो मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के बारे में थोड़ा डिस्कस कर दिया है, ठीक है। सॉरी। और इसके लिए अब आपको करना क्या होगा, ये कर लेना इसको पूरा। अब देखो PYQ का भी मैंने बता दिया कि देखो मोस्टली क्वेश्चंस आपके ऐसे लॉजिकली ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, उसमें उतना कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं और हर एक क्वेश्चन डुएबल होता है, 100 के 100 क्वेश्चन ऐसे आप कर सकते हो पूरा। बाकी विथ रिगार्डिंग टू द क्या क्या चीज़ें और बतानी थी, हाँ PYQ, तो PYQ के लिए यार देख लो, PYQ कर लो पूरे अच्छे से। PYQ नोट्स हैं अभी भी अवेलेबल हैं, उनको जिसको लेना है बना लियो, नहीं बना पाए हो तो अवेलेबल ले लो उसको, उससे पढ़ लो पूरा, ठीक है। और जितने टॉपिक्स हैं बेसिक्स अपने पूरे स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है, क्योंकि PYQ करने बहुत ज़रूरी हैं। अगर PYQ नहीं करके जाओगे तो बेसिक ही ख़राब है, तो फिर ये लॉजिक, ट्रिक, एलिमिनेशन, दुनिया भर की वीडियोस सब आपके लिए कुछ काम की मतलब नहीं है, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगी। और टारगेट 24 की जो बात हो रही थी वो उस पर काम मेरा कंप्लीट हो चुका है। आज या कल मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो उसमें, ठीक है। तो टेलीग्राम का मैं फिर से बता दे रहा हूँ, घर से UPSC, ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। बाकी जो उसका फॉर्म होगा टारगेट, इसकी भी मैं कल में आई थिंक वीडियो मैं डाल दूंगा, जिस चीज़ को डालना है कि टारगेट 24 जो है 1-to-1 मेंटरशिप का, ठीक है,
ये क्या होगा, इसमें प्रोविजंस क्या होंगे, मटेरियल्स कौन कौन से मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं उसी पे काम कर रहा था। पीडीएफ वगैरह मुझे बनानी थी, तो वो सारी चीज़, और थोड़ी तबीयत भी ख़राब है इसलिए थोड़ा डिले हो गया। ठीक है, तो बाकी ये 24 भी 1-2 दिन में मैं बता दूंगा इसके बारे में, और बाय द एंड ऑफ द वीक मैं सोच रहा हूँ ये जो मेंटरशिप वाला है ये पूरा मैं कंप्लीट कर दूँ, ताकि आप लोग को लास्ट में भी थोड़ा टाइम मिल जाए, जिससे कि लास्ट में अगर आपको 15 दिन भी मिल जाते हैं ना उस मेंटरशिप के बाद, तो बस उस 15 दिन में आपका मतलब बहुत सफिशिएंट हो जाएगा पूरा। बाकी इसमें मैं सी साइड भी सोच रहा हूँ कि थोड़ा कवर कर दूँ, कि जो बेसिक चीज़ें हैं कि एटलीस्ट आपका ये हो कि कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में 26 क्वेश्चन आते हैं। 26 में से अगर आप जिस तरीके से मैंने बताया, एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है कॉम्प्रिहेंशन कैसे सॉल्व करने हैं, उससे मिनिमम तो आप 20 सही कर लोगे उससे आप। ठीक है, एकदम शॉर्ट में 20 तो हो ही जाएंगे आपके। और अगर ये 20 हो जा रहे हैं तो उसके बाद आपको एप्टीट्यूड में लगभग 15 क्वेश्चन अगर आपके सही हो जा रहे हैं, 10 से 15 क्वेश्चन ना, तो आप सीधे सी साइड क्वालिफाइंग हो। तो ज़्यादा उतना कर क्वालिफाइंग नहीं चाहिए, उसी के हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं उसमें, वो डिस्कस कर लेंगे। बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसमें जितनी भी नोटिफिकेशन होंगी वहाँ मैं अपडेट कर दूँगा। बाकी और कोई डाउट क्वेरी होंगे तो कमेंट्स कर देना, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर मुझे मैसेज कर देना वहाँ पर। ओके, बाकी ठीक है, ओके बाय।